तो यहाँ पर आपको ये अध्याय 12 आपको होगा मध्यकालीन भारत का, आपको ये पाठ 12 होगा मध्यकालीन भारत का, पाठ 12 होगा 20 अध्याय 20 होगा औरंगजेब उनकी समस्या का। इसके दूसरा भाग यहाँ देखते हैं। देखिए हम जजिया की, यहाँ पे क्या कि हम जजिया की तथा अरब, देखिए इसमें कहा गया कि हम जजिया की तरह अरब, इसमें एक कारण यह भी, इसको फिर से अगर देखिए आपके यहाँ पर जो कहा गया कि हम जज, इस चीज़ को यहाँ से शुरू कीजिए। इसमें जो आपको यहाँ पर कहा गया है, देखिए यहाँ पर हम जजिया, देखिए हम जजिया की तरह हम जजिया की तरह अरब और तुर्क शासकों द्वारा उसे लगाए जाने की पृष्ठभूमि को पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। शरीयत के यहाँ पर क्या, शरीयत के अनुसार एक मुस्लिम राज्य में गैर मुस्लिमों के लिए जजिया एक का भुगतान वाजिब अनिवार्य है। जैसा कि हमने देखा अकबर ने इसे कुछ कारणों से समाप्त कर दिया था, लेकिन रूढ़िवादी उलमा का एक वर्ग इसे फिर से लगाए जाने का शोर मचाता आ रहा था, ताकि उलमा समेत इस्लाम की श्रेष्ठ स्थिति सबके सामने स्पष्ट हो। कहा गया है कि तख्त पर बैठने के बाद अनेक अवसरों पर औरंगजेब ने फिर से जजिया लगाने का विचार किया, पर राजनीतिक विरोध के भय से लगा नहीं सका। अंततः 1679 में यहाँ देखिए कि अर्थात अपने 21वें शासन वर्ष में इसे फिर लगाया। इस कदम के पीछे औरंगजेब के उद्देश्यों को लेकर इतिहासकारों में खासा विवाद हुआ। आइए हम पहले देखें आइए हम पहले देखें कि क्या यह देखिए आइए हम पहले देखें कि यह क्या भी नहीं था। आइए पहले देखिए कि यह क्या नहीं था। देखिए यह हिंदुओं पर इस्लाम अपनाने के लिए आर्थिक दबाव डालने का साधन नहीं था, क्योंकि इसका व्यवहार बहुत सीमित था। स्त्रियों, बच्चों, बीमार और अपंगों को, जिनकी आय निर्वाह के आवश्यक साधनों से कम थी, इससे मुक्त रखा गया, और सरकारी नौकरी करने वालों को भी। वास्तव इस कर के कारण पहले भी हिंदुओं की कोई खास बड़ी संख्या ने अपना धर्म नहीं बदला था। वास्तव इस कर के कारण पहले भी हिंदुओं की कोई खास बड़ी संख्या ने अपना धर्म नहीं बदला था। दूसरे देखिए यह एक कठिन वित्तीय स्थिति से निपटने का साधन भी नहीं था। हालांकि जजिया से प्राप्त आय को अच्छा खासा बतलाया गया है, पर औरंगजेब ने बड़ी संख्या में उन करों को रद्द कर दिया था जिन्हें आवाज कहते थे, तो जिन्हें अबवाब कहते थे, और जो शरीयत द्वारा अनुमोदित न होने के कारण अवैध समझे जाते थे। और इस तरह उसने काफ़ी बड़ी रकम का बलिदान किया था। मगर जजिया की राशि सरकारी कोषागार में जाती भी नहीं थी, बल्कि धर्मशास्त्र की शिक्षा के अलग कर दी जाती थी। वास्तव में जजिया का पुनर्प्रयोग के राजनीतिक और औपचारिक दोनों पक्ष वास्तव में जजिया का पुनर्प्रयोग के राजनीतिक और वैचारिक दोनों पक्ष था। इसका मकसद हथियार उठा चुके मराठों और राजपूतों से राज्य की रक्षा के मुसलमानों को गठित करना था, और समस्त दक्कन के मुस्लिम राज्यों के विरोध में भी, विशेषकर गोलकुंडा जो काफिरों के साथ हाथ मिलाए हुए था। फिर जजिया की वसूली ईमानदार और धर्मनिष्ठ मुसलमानों द्वारा की जाती थी, जो इस काम के लिए विशेष रूप से नियुक्त किए गए थे, और उसकी आय उलमा के लिए आरक्षित थी। इस तरह यह मुल्लाओं को दी गई एक बहुत बड़ी रिश्वत थी, जिनमें काफ़ी बेरोजगारी थी। लेकिन इस कदम की हानियाँ इसके संभावित लाभों से अधिक रही। इससे हिंदुओं में तीखा असंतोष फैला, जो इसे भेदभाव की निशानी मानते थे। इसकी वसूली की पद्धति की भी कुछ खास विशेषताएं थी। देखिए आप देने वालों की स्वयं आकर देना होता था, और इस प्रक्रिया में वो कभी कभी मुल्लाओं के हाथों अपमानित भी होता था। ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए आप आपको देखिए क्या इसमें जो कहा गया है, अपमानित भी आपको होता था। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में जजिया मालगुजारी के साथ वसूल किया जाता था, लेकिन नगरों के खाते पीते हिंदू जजिया वसूल करने के तरीकों से बुरी तरह प्रभावित हुए। इससे कई प्रसंगों का जिक्र आता है जब इस कदम के खिलाफ हिंदू व्यापारियों ने दुकानें बंद कर दी और हड़ताल की। फिर भ्रष्टाचार भी बहुत हुआ, और ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब जजिया वसूल करने वालों भ्रष्ट अमीन मारे गए। लेकिन औरंगजेब अड़ार किसानों को जजिया की अदायगी से तब भी मुक्त करने से हिचकिचाता रहा, जब प्राकृतिक विपदाओं के कारण मालगुजारी में छूट देनी पड़ी। अंततः उसे 1705 में जजिया की वसूली दक्षिण में चल रहे युद्ध की अवधि तक के लिए रोकनी पड़ी। वैसे इस युद्ध का कोई अंत होता नजर नहीं आ रहा था। मराठों के साथ वार्ता पर इसका शायद ही कोई प्रभाव पड़ा, और धीरे धीरे पूरे देश से जजिया का रिवाज उठ गया। 1712 में उसका औपचारिक रूप से उन्मूलन कर दिया गया। कुछ आधुनिक इतिहासकार का मत है कि औरंगजेब के कदमों का उद्देश्य भारत को दारुल हर्ब मतलब काफिरों की भूमि के बजाय दारुल इस्लाम मतलब मुसलमानों की भूमि बनाना था। यूँ तो देखिए आप दारुल हर्ब मतलब काफिरों की भूमि के बजाय दारुल इस्लाम मतलब मुसलमानों की भूमि बनाना था। यूँ तो औरंगजेब इस्लाम इसमें धर्मांतरण को वैध मानता था, पर उसके समय बारात धर्मांतरण के सुव्यवस्थित या बड़े पैमाने के प्रयासों के साक्ष्य नहीं मिलते।
ना ही हिंदू अमीरों के साथ भेदभाव किया जाता था। हाल के एक अध्ययन से पता चला कि औरंगजेब के काल के उत्तरार्ध में अमीर वर्ग में हिंदुओं की संख्या लगातार बढ़ी। यहाँ तक कि अमीरों में मराठों समेत हिंदुओं का भाग एक तिहाई तक जा पहुंचा था, जबकि शाहजहां काल में एक चौथाई था। अब कि दारुल इस्लाम वह राज है जिसमें इस्लामी विधान का चलन हो और जिसका शासक मुसलमान हो। ऐसे राज्य में जहाँ हिंदू ऐसे ऐसे राज्य में जहाँ हिंदू मुस्लिम शासक की अधीनता मानने और जजिया देने पर राजी हो जाते थे, वे शरीयत देखिए क्या वे शरीयत के अनुसार जिम्मी सुरक्षित लोग होते थे। इससे तुर्कों के समय से ही भारतीय राज को दारुल इस्लाम माना जाता रहा। मराठा सिपह सलार महादजी सिंधिया ने 1722 में जब दिल्ली पर कब्जा किया और मुगल बादशाह उसके हाथों कठपुतली बन गया, तब भी उल्मस ने फतवा दिया कि यह राज दारुल इस्लाम है, क्योंकि यहाँ इस्लामी विधानों का प्रचलन है और गद्दी पर एक मुसलमान बैठा है। देखिए यहाँ पर क्या एक अवसर था। देखिए एक अवसर पर जब धार्मिक आधार पर एक पद के दावा किया गया, तो औरंगजेब ने प्रार्थना पत्र पर लिखा। देखिए धर्म से सांस्कृतिक मामलों का क्या संबंध है और सरोकार और धर्म संबंधी बातों में धर्मांतर लाने का क्या औचित्य है। तुम्हारा मजहब तुम्हारे साथ है, मेरा मेरे साथ है। अगर तुम्हारे द्वारा बतलाया गया यह नियम स्थापित किया जाए तो तमाम हिंदू राजा और उनके अनुयायियों को समूल नष्ट करना मेरा कर्तव्य हो जाएगा। इस तरह औरंगजेब ने राज्य की प्रकृति बदलने का प्रयास नहीं किया, किंतु उसके बुनियादी इस्लामी चरित्र को फिर से मजबूत करने का दावा किया। औरंगजेब के धार्मिक विश्वासों को उसकी राजनीतिक नीतियों का आधार नहीं माना जा सकता। जहाँ वह एक रूढ़िवादी मुसलमान था और शरीयत की कड़ाई से पाबंदी का इच्छुक था, वहीं एक शासक के रूप में वह साम्राज्य को मजबूत बनाने और फैलाने का भी इच्छुक था। इसलिए जहाँ तक हो सके वह हिंदुओं का समर्थन खोना नहीं चाहता था। लेकिन एक और उसके धार्मिक विचार और विश्वासों तथा दूसरी और उसकी राजनीतिक या सार्वजनिक नीतियों के बीच अनेक अवसरों पर टकराव हुए और औरंगजेब की नीति का चयन करना मुश्किल हो जाता था। इसके कारण उसने कभी कभार परस्पर विरोधी नीतियां अपनाई, जिन्होंने साम्राज्य को हानि पहुंचाई। राजनीतिक विकास को देखिए आप उत्तराधिकार के युद्ध के दौरान अनेक स्थानीय जमींदारों और राजाओं ने मालगुजारी देना बंद कर दिया या मुगल क्षेत्रों और राजमार्गों समेत अपने पड़ोसी क्षेत्रों को लूटने लगे। औपचारिक रूप से गद्दी संभालने के बाद औरंगजेब ने कठोर शासन का एक युग आरंभ किया। कुछ क्षेत्रों में साम्राज्य की सीमा का विस्तार हुआ, जैसे पूर्वोत्तर भारत और दक्कन में। लेकिन औरंगजेब ने सामान्यतः कोई तेज अग्रगति की नीति नहीं अपनाई। वो सत्तारोहण के तुरंत बाद उसका पहला प्रयास शाही सत्ता और उसके सम्मान को पुनर्स्थापित करना था। इसमें उन क्षेत्रों को वापस पाना भी शामिल था जो उत्तराधिकार के युद्ध के दौरान हाथ से निकल गए थे और जिन पर मुगल अपना वैध अधिकार मानते थे। आरंभ में औरंगजेब का सरोकार विजय और अधिग्रहण से अधिक अपनी सत्ता को मजबूत बनाने से था। उदाहरण के उसने मुगल बादशाह की अधीनता को स्वीकार करने के लिए सेना बीकानेर भेजी, पर उसके अधिग्रहण का कोई प्रयास नहीं किया। लेकिन एक अन्य मामले में जिसमें बिहार के पलामू क्षेत्र के शासक को अनिष्ठा का दोषी ठहराया गया और उसे सत्ताच्युत कर दिया गया, उसके राज्य के अधिकांश भाग का अधिग्रहण कर लिया गया। विद्रोही बुंदेला सरदार चंपत राय आरंभ में औरंगजेब का सहयोगी था, पर जब वह लूटमार का जीवन जीने लगा तो मुगल सेना बराबर उसके पीछे लगी रही, लेकिन बुंदेला इलाकों का अधिग्रहण नहीं किया गया। अब पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत असम देखिए। पहले एक अध्याय हम असम की वादी में अहोम शक्ति को उदय का था, अतः एक और कामरूप के शासक और दूसरे बंगाल के अफगान शासकों के साथ उसके टकरावों का जिक्र कर चुके। 15वीं सदी के अंत तक कामता और राज का पतन हो चुका था और उसका स्थान कुछ बिहार राज ने ले लिया था, जिसका उत्तरी बंगाल और पश्चिमी असम पर वर्चस्व था। जिसने अहोमों के साथ टकराव की नीति जारी रखी थी। लेकिन आंतरिक विवादों के कारण 7वीं सदी के आरंभ में राज्य का विभाजन हो गया था। कुछ के शासक के आग्रह पर असम में मुगलों ने प्रवेश किया। विभाजित राज्यों को मुगलों ने पराजित किया था। 1612 में कुछ की सेना की सहायता से बाढ़ नदी तक पश्चिमी असम वादी पर अधिकार कर लिया। कुछ का शासक मुगलों का आश्रित बन गया। इस तरह मुगलों का संपर्क अहोमों से हुआ, जो बाढ़ नदी के पार पूर्वी असम पर शासन कर रहे थे। पराजित राजवंश के
यहाँ देखिए पराजित राजवंश के देखिए पराजित राजवंश के एक राजकुमार को पनाह देने वाले अहोमों से एक लंबे युद्ध के बाद अंत 1638 में दोनों के बीच एक संधि हुई, जिसके कारण बार नदी को उनके और मुगलों के बीच की सीमा मान लिया गया। इस तरह गुवाहाटी पर मुगलों का नियंत्रण हो गया। औरंगजेब के कारण मुगलों और अहोमों के बीच एक लंबा युद्ध चला, जिसका आरंभ गुवाहाटी और आसपास के क्षेत्रों में से मुगलों को निकालने के अहोमों के प्रयास से हुआ, ताकि असम पर उनका पूरा नियंत्रण स्थापित हो। देखिए मीर जुमला जिसे औरंगजेब ने बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था, कूच बिहार और पूरे असम और पूरे असम को मुगल शासन के अंतर्गत लाकर अपनी पहचान बनाना चाहता था। उसने पहले कूच बिहार पर हमला किया, जिसने मुगलों के अधिराजी से अपने को मुक्त कर लिया था। और उसने इस पूरे राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। फिर उसने अहोम राज्य पर हमला किया। मीर जुरान अहोमों की राजधानी गढ़गांव पर अधिकार कर लिया और 6 माह तक अधिकार बनाए रखा। फिर वो आगे बढ़ता हुआ अहोम राज्य की अंतिम सीमा तक चला गया और अंततः उसने 1669 में अहोम राज्य को एक अपमानजनक संधि के जरिए बात कर दिया। राजा को अपनी बेटी मुगल हरम में भेजनी पड़ी। भारी हजाना देना पड़ा और 20 हाथियों का सालाना किराया देना पड़ा। मुगलों की सीमा अब बाढ़ नदी से आगे बढ़कर भराड़ी नदी तक जा पहुंची। देखिए बंगाल और उड़ीसा की बात है। हम देखिए क्या अपनी शानदार विजय के कुछ ही समय बाद मीर जुमला चल बसा, लेकिन असम में अगरगति के लाभ संदिग्ध थे, क्योंकि वह इलाका बहुत समृद्ध न था और पर्वतवासी नागाओं के लड़ाकू कबीलों से घिरा हुआ था। अहोम सत्ता की रीढ़ अभी भी टूटी न थी और संधि को लागू कराना मुगलों के बस से बाहर था। 1661 में अहोमों ने दोबारा संघर्ष शुरू किया। उन्होंने मुगलों को दिए गए क्षेत्रों को ही वापस नहीं लिया, बल्कि गुवाहाटी पर भी कब्जा कर लिया। इससे पहले मुगल कूच बिहार से निकाले जा चुके थे। इस तरह मीर जुमला की सारी उपलब्धियां जल्द ही यहाँ से जाती रही। उसके बाद अहोमों के साथ 1.5 दशक तक लंबा इस बेसिर पैर का युद्ध चला। एक लंबे समय तक मुगल सेना की कमान आमेर के राजा आपको राम सिंह की ने संभाली। देखिए लेकिन इस काम के आवश्यक संसाधन उसके पास नहीं थे, क्योंकि मीर जुमला की तरह वह बंगाल का सूबेदार नहीं था और उसके संसाधनों का उपयोग वह इच्छानुसार नहीं कर सकता था। अंततः मुगलों को गुवाहाटी तक से हाथ धोना पड़ा और उसके पश्चिम में सीमा का निर्धारण करना पड़ा। असम की घटनाओं दूर दराज के क्षेत्रों में मुगल सत्ता की सीमाओं को अहोमों के कौशल और संकल्प से को भी स्पष्ट कर दिया, जो जमकर लड़ने से बचते थे और छापामार युद्ध की पद्धति अपनाते थे। दूसरे क्षेत्रों में भी मुगलों के विरोधियों ने ऐसी ही कार्य नीतियां अपनाई और ऐसी ही सफलता पाई। लेकिन मुगल आक्रमण के झटके और बाद के युद्ध ने अहोम राजस्थान की शक्ति को कम किया था। अहोम समाज का पतन और विघटन हो गया। मुगलों को दूसरे स्थान पर अधिक सफलता मिली। शिवाजी के हाथों मात खाने वाले शाइस्ता खान को मीर जुमला की जगह बंगाल का सूबेदार बनाया गया। वो एक अच्छा प्रशासक और योग्य सेनापति साबित हुआ। उसने मीर जुमला की अगरगति की नीति में संशोधन किया। फिर उसने कूच बिहार के शासक के साथ एक समझौता किया। फिर उसने दक्षिण बंगाल की समस्या पर ध्यान दिया, जहां चटगांव को मुख्यालय बनाए बैठे माघ अरकानी लुटेरे ढाका तक के क्षेत्र में आतंक फैलाए हुए थे। ढाका तक का क्षेत्र वीरान हो चुका था। व्यापार और उद्योग को धक्का लगा था। शाइस्ता खान ने अरकानी लुटेरों का सामना करने के एक नौसेना बनाया था। चटगांव के खिलाफ कार्रवाई का एक आधार बनाने के लिए सोनदीप नामक द्वीप पर अधिकार कर लिया। फिर उसने धन और अनुग्रहों का लालच देकर पुर्तगाली फिरंगियों को अपनी ओर किया। चटगांव के पास अरकानी नौसेना तबाह कर दी। उसके पास अनेक जहाज पकड़े गए। उनके अनेक जहाज पकड़े गए। फिर 1666 के आलम चटगांव पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया गया। इस काल में बंगाल के विदेश व्यापार की वृद्धि और पूर्वी बंगाल में कृषि के प्रसार के पीछे यह एक प्रमुख कारण था। उड़ीसा में पठानों के विद्रोह को कुचलकर बालासुर के व्यापार के लिए फिर से सुगम बना दिया गया। जन विद्रोह और क्षेत्रीय स्वतंत्रता के आंदोलन जाट, अफगान और सिख की बात देखिए। समाज के अंदर औरंगजेब को अनेक दूर राजनीतिक समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे दक्कन मराठों को उत्तर भारत में जाटों और राजपूतों के तथा उत्तर पश्चिम में
तथा उत्तर पश्चिम अफ़गानों और सिखों की समस्याओं का इनमें से कुछ समस्याएँ नई देखिए उनमें से कुछ समस्याएँ नई नहीं थी और औरंगज़ेब के पूर्वजों ने भी उसको झेला था उनको झेला था। पर औरंगज़ेब के काल में उनका एक भिन्न चरित्र हो गया। इन आंदोलनों की प्रकृति भी अलग-अलग थी। राजपूतों के सिलसिले में यह बुनियादी तौर पर उत्तराधिकार की समस्या थी। मराठों के सिलसिले में मुद्दा स्थानीय स्वतंत्रता का था। जाटोस टकराव की कृषि संबंधी पृष्ठभूमि थी। सिख आंदोलन वगैरह आंदोलन था जिसमें धर्म की शक्तिशाली भूमिका रही। देखिए कालांतर में सिख और जाट आंदोलन दोनों का सपना समापन स्वतंत्र राज्यों की स्थापना के साथ हुआ। अफगानों के संघर्ष का कबीलाई चरित्र था, पर उनमें एक अलग अफगान राज्य स्थापित करने की भावना भी काम कर रही थी। इस तरह आर्थिक और सामाजिक कारकों ने तथा क्षेत्रीय स्वतंत्रता की भावना ने जो अभी भी मजबूत इन आंदोलन की रूपरेखा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निसंदेह धर्म की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। कभी-कभी तर्क दिया जाता है कि तर्क दिया जाता है कि एक अफगान आंदोलन को छोड़ ये सभी आंदोलन औरंगजेब की संकीर्ण धार्मिक नीतियों के खिलाफ हिंदू प्रतिक्रिया के सूचक थे। जिस देश में जनता का विशाल भाग हिंदुओं का वहाँ मुख्यतः मुस्लिम केंद्र सरकार से टकराने वाले किसी भी आंदोलन को इस्लाम विरोधी करार दिया जा सकता है। इसी तरह अपनी बात का प्रभाव बढ़ाने के इन विद्रोही आंदोलनों के नेता धार्मिक नारों या प्रतीकों का प्रयोग कर सकते थे। इससे धर्म को एक व्यापकतर आंदोलन का अंग माना जाना चाहिए। देखिए जाट और सतनामी की बात यहाँ पर की गई है। मुगल शासन के साथ सबसे पहले टकराने वाला समूह आगरा दिल्ली क्षेत्र के जाटों का था, जो यमुना नदी के दोनों तरफ आजाद थे। देखिए जाट मुख्यतः कृषक थे, उनमें थोड़े से ही जमींदार थे। भाईचारे और इंसाफ की भावना से ओतप्रोत इन जाटों ने अक्सर सरकारों से टक्कर ली थी और अपने दुर्गम क्षेत्र का लाभ उठाकर विद्रोह किए थे। उदाहरण के आपको जहांगीर और शाहजहां काल में मालगुजारी की वसूली के सवाल पर इस क्षेत्र के जाटों से मुगलों के टकराव हुए थे। देखिए चूंकि दक्कन और पश्चिमी बंदरगाहों तक के शाही रास्ते जाट क्षेत्रों से होकर जाते थे, इसलिए मुगल सरकार ने इन विद्रोहों को गंभीरता से लिया था और इन्हें कुचलने के लिए कड़ी कार्रवाई की थी। 1669 में मथुरा के जाटों ने एक स्थानीय जमींदार गोखला के नेतृत्व में 1669 में मथुरा के जाटों ने एक स्थानीय जमींदार गोखला के नेतृत्व में विद्रोह किया। क्षेत्र के किसानों में यह विद्रोह तेजी से फैला और उसे कुचलने के लिए औरंगजेब ने स्वयं कुछ करने का निर्णय किया। हालांकि जाट विद्रोही की संख्या 20,000 तक चली गई थी, पर वे संगठित बादशाही सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। एक तीखी लड़ाई में जाटों की हार हुई। गोखला को पकड़कर निर्ममता से मार डाला गया, लेकिन आंदोलन पूरी तरह कुचला ना जा सका और असंतोष लगता रहा। इस बीच आपको नारनौल में जो मथुरा से बहुत दूर था, 1672 में किसान और मुगल सरकार के बीच एक और हथियारबंद टकराव हुआ। इस बार टकराव एक धार्मिक समूह के साथ हुआ जो सतनामी कहलाता था। सतनामी अधिकतर किसान, दस्तकार और निम्न जातियों के लोग थे, जिन्हें एक समकालीन लेखक ने सुनार, बढ़ई, मेहतर, चमार और दूसरे कमीन लोग कहा है। वे जाति और स्थिति के भेद के भेद को या हिंदू मुस्लिम भेद को नहीं मानते थे तथा एक सख्त आचरण संहिता का पालन करते थे। टकराव एक स्थानीय अधिकारी के साथ आरंभ हुआ और वह जल्द ही विद्रोह में परिवर्तित हो गया। उसे भी कुचलने के बादशाह को स्वयं ही कुछ करना पड़ा। दिलचस्प बात यह है कि इस टकराव में स्थानीय हिंदू जमींदारों ने जिनमें अनेक राजपूत थे, मुगलों का साथ दिया। 1685 में राजा राम के नेतृत्व में जाटों ने एक और विद्रोह किया। इस बार जाटों का संगठन बेहतर था और उन्होंने छापामार युद्ध की नीति अपनाई, साथ में लूटपाट भी की। विद्रोह को कुचलने के औरंगजेब ने कछवाहा शासक राजा बिशन सिंह से संपर्क किया। बिशन सिंह को मथुरा का फौजदार बनाया गया और उसे पूरा क्षेत्र जमींदारी में दे दिया गया। जमींदारी के अधिकारों को लेकर जाटों और राजपूतों के बीच टकराव ने इस मुद्दे को और पेचीदा बना दिया। अधिकतर प्राथमिक जमींदार अर्थात खेती करने वाले और जमीन के मालिक किसान जाट थे, जबकि अधिकांश बिचौलिए जमींदार अर्थात मालगुजारी वसूल करने वाले जमींदार राजपूत थे। जाटों ने का प्रतिरोध किया, मगर 1691 तक राजा राम और उसके उत्तराधिकारी चूड़ामन को समर्पण के लिए बात किया जा चुका था, लेकिन जाट किसान में असंतोष बना रहा। उनके लूटपाट के कामों ने दिल्ली आगरा मार्ग को यात्रियों के लिए असुरक्षित बना दिया। आगे चलकर 18वीं सदी मुगल गृहयुद्ध का और केंद्र सरकार की कमजोरी का लाभ उठाकर चूड़ामन ने इस क्षेत्र में एक अलग जाट रजवाड़ा बना लिया और राजपूत जमींदारों को बाहर निकाल फेंका। इस तरह जिस आंदोलन का आरंभ एक किसान विद्रोह के रूप में हुआ, उसके चरित्र में परिवर्तन हो गया। उसका समापन एक ऐसे राज्य की स्थापना के साथ हुआ जिसमें जाट सरदार शासक वर्ग थे।
अब देखिए अफ़गान की बात। औरंगज़ेब का अफ़गानों से भी टकराव। पंजाब और काबुल के बीच पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले सख्त जान अफ़गान, देखिए सख्त जान अफ़गान कबायलियों से कबायलियों से भिड़ंत तो कोई नई बात नहीं थी। अफ़गान से अकबर को भी लड़ना पड़ा, और इन्हीं लड़ाइयों के दौरान इन्हीं लड़ाइयों के दौरान देखिए अफ़गान कबाइलियों से भिड़ंत कोई नई बात नहीं थी। अफ़गान से अकबरों को भी लड़ना पड़ा, और इन्हीं लड़ाइयों के दौरान उसने अपने गहरे मित्र और विश्वास पात्र राजा बीरबल को खो दिया। अफ़गान कबाइलियों से टकराव शाहजहाँ काल में भी हुआ था। ये टकराव अंशतः आर्थिक और अंशतः राजनीतिक एवं धार्मिक थे। ऊबड़-खाबड़ पहाड़ों में जीविका का कोई विशेष साधन न होने का अफ़गानों के पास का कारवां को लूटने या मुगल सेना में भर्ती होने के अलावा कोई विकल्प न था। उनके तीव्र स्वतंत्रता प्रेम के कारण मुगल सेना में नौकरी करना उनके लिए कठिन था। मुगल आमतौर पर उन्हें अनुदान देकर संतुष्ट रखते थे, लेकिन आबादी में वृद्धि या किसी महत्वाकांक्षी नेता के उदय के कारण यह अनकहा समझौता टूट भी जाता था। और देखिए औरंगज़ेब के काल में हम पठानों में एक नई हलचल देखते हैं। 1667 में यूसुफजई कबीले के नेता भागू ने मोहम्मद शाह नामक एक व्यक्ति को राजा घोषित किया, जो एक प्राचीन राजवंश का वंशज होने का दावा करता था। भागू ने स्वयं को उसका वजीर घोषित किया। लगता है कि जाटों की तरह अफ़गानों में भी अपना एक अलग राज्य बनाने की महत्वाकांक्षा हिरोड़े मारने लगी थी। रोशनाई नामक एक धार्मिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन है, जो कठोर नैतिक जीवन पर और एक चुनिंदा जो कठोर नैतिक जीवन पर और एक चुनिंदा पीर की मुरीद पर जोर देता था। इस आंदोलन के लिए एक बौद्धिक और नैतिक पृष्ठभूमि का काम किया। देखिए भावुक आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि उसके अनुयायी हजारा, अटक और पेशावर जिलों को तहस नहस करने और लूटने लगे। उन्होंने खैबर के रास्ते होने वाले यातायात को भी ठप कर दिया। खैबर का रास्ता साफ करने और विद्रोह को कुचलने के औरंगजेब ने मुख्य बख्शी अमीर खान को भेजा। उसके साथ एक राजपूत दस्ता भेजा गया। एक के बाद एक तीखी लड़ाइयों के बाद अफगानों का प्रतिरोध बिखर गया, लेकिन उन पर निगरानी रखने के लिए मारवाड़ के शासक महाराज जसवंत सिंह को 1671 में जमरूद का थानेदार बना दिया गया। जमरूद तब खैबर दर्रे के रास्ते को नियंत्रित करता था। 1672 में दूसरा अफगान विद्रोह हुआ। इस बार प्रतिरोध का नेतृत्व अफरीदी नेता अकमल खान ने किया, जिसने स्वयं को शाह घोषित किया था। अपने नाम का कुतबा पढ़वाने लगा और अपने नाम के सिक्के चलाए। उसने मुगलों के खिलाफ जंग का ऐलान किया और तमाम अफगानों का आह्वान किया कि मुगलों के खिलाफ जंग का ऐलान किया। और देखिए मुगलों के खिलाफ जंग का ऐलान किया और तमाम अफगानों का आह्वान किया कि वे उसका साथ दें। एक समकालीन लेखक अनुसार चींटी और टिड्डों से अधिक अनुयायियों के साथ उसने खैबर दर्रे को बंद कर दिया। दर्रे का रास्ता खोलने का अमीर खान आगे बढ़ा तो वो काफ़ी दूर निकल गया और संकरे रास्ते में उसे जानलेवा हार का सामना करना पड़ा। खान तो जान बचाकर भाग निकलने में सफल रहा, पर 10,000 लोग मारे गए थे। अफगानों ने 2 करोड़ से अधिक की नकदी और सामान लूटा। देखिए इस हार के बाद तो दूसरे कबायली में भी मैदान आ गए। कबायली भी मैदान में आ गए। उनमें औरंगजेब का जानी दुश्मन खुशहाल खान खट्टक भी था। इस हार के बाद इस मुगल की इस हार के बाद तो दूसरे कबायली भी मैदान में आ गए। उनमें औरंगजेब का जानी दुश्मन खुशहाल खान खट्टक भी था, जो कुछ समय तक उसका कैदी रह चुका था। 1674 में खैबर में एक और मुगल अमीर शुजा अत खान की भी सरबना देखिए यहाँ पर 1674 में खैबर में एक और मुगल अमीर शुजा अत खान की भी शर्मनाक हार हुई, पर जसवंत सिंह के भेजे राठौरों के एक बहादुर दस्ते ने उसे बचा लिया। अंततः 1674 के मध्य में औरंगजेब स्वयं पेशावर गया और 1675 के अंत तक वहीं आसपास जमा रहा। बल और कूटनीतिक सारे अफगानों का संयुक्त मोर्चा तोड़ा गया और धीरे धीरे अमन फिर से बहाल हुआ। अफगान विद्रोह से स्पष्ट है कि मुगल शासन के विरोध की भावना और क्षेत्रीय स्वतंत्रता की इच्छा जाट, मराठा आदि हिंदू समूह तक सीमित नहीं थी। अफगान विद्रोह का नाजुक दौर में शिवाजी पर से मुगलों का दबाव भी ढीला पड़ गया। इस कारण 1676 तक दक्कन में मुगलों की अग्रगति भी असंभव नहीं तो कठिन अवश्य हो गई। पर तब तक अपने आप को राजा घोषित करके शिवाजी ने बीजापुर और गोलकुंडा से गठजोड़ कर लिया था। अब देखिए सिख की बात यहाँ पर है।
हालाँकि शाहजहाँ काल में सिख गुरु और मुगलों के बीच कुछ टकराव हो चुके थे, पर सिखों और औरंगज़ेब के बीच 1675 तक कोई टकराव नहीं हुआ। देखिए वास्तव में सिखों के बढ़ते महत्व को देखते हुए औरंगज़ेब गुरु से अच्छे स्तंभ स्थापित करना चाहता था। गुरु हरराय का सबसे बड़ा बेटा राम राय दरबार में रह चुका था, लेकिन गुरु हरराय रामराज से नाराज़ हो गए और उन्होंने अपने छोटे बेटे रामकिशन को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। तब रामकिशन की आयु कुल 6 वर्ष की थी। गुरु रामकिशन की शीघ्र ही मृत्यु होकर उनकी जगह 1664 में गुरु तेग बहादुर ने ले ली। गद्दी पर गुरु हरकिशन के बैठने से पहले और उनकी मौत के बाद भी राम राय गद्दी का दावा किया था। औरंगजेब ने हस्तक्षेप नहीं किया तथा राम राय को देहरादून में भूमि का दान वहां गुरुद्वारा बनाने के लिए दिया। लेकिन राम राय अधिकांश समय दिल्ली में गुरु के खिलाफ षड्यंत्र करते थे और उनके खिलाफ बादशाह के मन में जहर भरने का प्रयास करते थे। उत्तराधिकार पाने के बाद गुरु तेग बहादुर दिल्ली आए, लेकिन राम राय के षड्यंत्रों से बचने के लिए बिहार चले गए और 1671 तक असम में आमेर के राजा राम सिंह की सेवा में रहे। लेकिन 1675 में गुरु तेग बहादुर को उनके मुख्यालय से उनके 5 अनुयायियों के साथ दिल्ली लाया गया और उनके खिलाफ विभिन्न आरोप लगाए गए और उनसे धर्म छोड़ने के लिए कहा गया। देखिए जिससे उन्होंने साफ इनकार कर दिया। दंडस्वरूप उनका सकर्म करवा दिया गया। औरंगजेब ने ही आपको गुरु तेग बहादुर का सकर्म कर दिया। औरंगजेब की इस कार्रवाई का अनेक कारण बताया गया। गुरु तेग बहादुर के बेटे और उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह की एक काव्य रचना के अनुसार कश्मीर के कुछ ब्राह्मणों ने उनसे मुलाकात की और उनका समर्थन मांगा। इसके पश्चात उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए। लेकिन पर हमें इस मुलाकात के ब्यौरे का ज्ञान नहीं। एक अलग और बात की कथा के अनुसार गुरु कश्मीर की सुविधा सिर्फ अफगान के उत्पीड़न का और वहाँ बड़े पैमाने पर हिंदुओं के धर्मांतर का विरोध कर लेते। लेकिन 1671 तक कश्मीर का मुगल सुबेदार कश्मीर का मुगल सुबेदार सैफ खान था। वह पुलों के निर्माता के रूप में मशहूर था। वह एक उदार और विशाल हृदय वाला व्यक्ति भी था, जिसने प्रशासन संबंधी बातों में सलाह पाने के लिए एक हिंदू को नियुक्त किया था। 1671 के बाद उसका उत्तराधिकारी इफ्तिकार खान सुबेदार बना था। वह शियाओं का विरोधी था, पर उसके हाथों हिंदू के उत्पीड़न का कोई उल्लेख नहीं मिलता। वास्तव में नारायण कोल द्वारा 1710 में लिखे गए इतिहास समेत कश्मीर के किसी भी स्थानीय इतिहास में उसका उल्लेख नहीं किया गया है। एक और कथा के अनुसार गुरु का सकर्म इसलिए कराया गया कि गुरु तेग बहादुर के राम राय जैसे कुछ शत्रुओं और प्रतियोगियों ने औरंगजेब को सुझाया था कि वह गुरु से अपनी देवी शक्ति का दावा साबित करने का कोई चमत्कार दिखाने को कहे और अगर वह ना दिखा सके तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पर यह बात संभव नहीं लगती। औरंगजेब अफगान विद्रोह का पीछा करने के 1675 के आरंभ से मार्च 1676 तक दिल्ली से बाहर है। इसलिए वह राम राय के सुझाव पर गुरु को दिल्ली बुला ही नहीं सकता था। एक व्याख्या बाद के फारसी स्रोतों में दी गई जो सरकारी कार्रवाई का समर्थन करती लगती है। कहा गया कि गुरु जिसके बड़ी संख्या में अनुयायी थे का एक हाफिज आदम नाम के एक व्यक्ति के साथ संपर्क था, जो शेख अहमद सरहिंदी का अनुयायी था और पंजाब में घूम कर ग्रामीणों से जबरन धन वसूल किया करता था। वो यह भी कहा गया कि स्थानीय वाक्या नवीस मतलब खबरें दर्ज करने वाला ने बादशाह से शिकायत की थी कि अगर गुरु के खिलाफ कार्रवाई ना की गई तो उथल पुथल ही नहीं बल्कि बगावत भी हो सकती है। यह विवरण विश्वसनीय नहीं है, बल्कि बगावत भी विश्वसनीय नहीं, यह विवरण आपको विश्वसनीय नहीं है। इसमें हाफिज आदम को गुरु का सहयोगी बताया गया है, पर वह बहुत पहले ही मर चुका था। गुरु को मृत्युदंड दिए जाने का स्थान दिल्ली नहीं लाहौर बताया गया, पर इसमें यह नहीं कहा गया कि गुरु को बादशाह के आदेश पर मृत्युदंड दिया गया था। लगता है कि औरंगजेब के लिए गुरु को मृत्युदंड मुख्यतः कानून और व्यवस्था की समस्या के प्रति एक फैसला था। एक और फारसी स्रोत के अनुसार जब स्थानीय मालगुजार या जमींदार से किसानों का टकराव होता था तो वे गुरु की शरण में आते थे, जो उनकी सहायता करते थे। इस तरह किसानों से जबरन धन वसूलना तो दूर, गुरु अन्याय और दमन के विरोधी के रूप में उभर लेते। देखिए शरीयत पर औरंगजेब का जोर नए बने मंदिरों का विध्वंस और मथुरा वाराणसी आदि कुछ पुराने मंदिर तक का विध्वंस ऐसे कुछ कारण थे जिनसे बहुत हद तक धार्मिक तनाव का माहौल पैदा हो चुका था।
औरंगजेब की कार्रवाई हर तरह से अनुचित थी और एक संकीर्ण दृष्टिकोण को परिचायक थी। गुरु तेग बहादुर की मृत्यु ने सिखों को पंजाब के पहाड़ियों में वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इसने सिख आंदोलन को धीरे धीरे एक सैन्य भारतीय संघ ब्रदरहुड का रूप दे दिया, रूप भी दे दिया। इस क्षेत्र में एक प्रमुख योगदान गुरु गोबिंद सिंह का था। उन्होंने पर्याप्त संगठन कौशल का परिचय दिया और 1696 में खालसा नाम से भारतीय संघ की स्थापना की। इससे पहले गुरु गोबिंद सिंह ने पंजाब की पहाड़ियों को मखोवार या अनंतपुर में अपना मुख्यालय बनाया था। पहले तो पहाड़ी हिंदू राजाओं ने अपने आपस के झगड़े में गुरु और उसके अनुयायियों का इस्तेमाल करने का प्रयास किया, लेकिन जल्द ही गुरु बहुत शक्तिशाली हो गए तथा पहाड़ी राजाओं और गुरु के बीच अनेक टकराव हुए, जिनमें गुरु आमतौर पर जीतते रहे। देखिए खालसा गठन इस टकराव में गुरु के हाथों को और भी मजबूत किया। लेकिन स्थानीय राजा और गुरु के बीच खुला संबंध विच्छेद 17 साल में ही जाकर हुआ, जब अनेक पहाड़ी राजाओं की संयुक्त सेना ने अनंतपुर में गुरु पर हमला किया। देखिए राजाओं को फिर पीछे हटना पड़ा था। उन्होंने गुरु के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मुगल शासन पर दबाव डाला। देखिए इस तरह जो संघर्ष शुरू हुआ वह केवल धार्मिक संघर्ष नहीं था, यह अंशतः हिंदू पहाड़ी राजाओं और सिखों के स्थानीय शत्रुता का परिणाम था। अंशतः सिख आंदोलन जिस तरह विकसित हुआ उसका परिणाम था। औरंगजेब की चिंता, देखिए आपके औरंगजेब की चिंता गुरु की बढ़ती शक्ति को लेकर औरंगजेब की चिंता को गुरु की बढ़ती शक्ति को लेकर थी और उसने पहले मुगल फौजदार को गुरु को फटकार लगाने के लिए कहा था। देखिए यहाँ पर क्या और उसने पहले मुगल फौजदार से गुरु को फटकार लगाने के लिए कहा था। देखिए अब उसने लाहौर के सूबेदार और सरहिंद के फौजदार वजीर खान गुरु गोबिंद सिंह से टकराव की स्थिति में पहाड़ी राजाओं की सहायता करने के लिए लिखा। देखिए यहाँ पर मुगल सेनाओं ने आनंदपुर को हमला किया, लेकिन सिख बहादुरी से लड़े और उन्होंने तमाम हमलों का नाकाम कर दिया। मुगलों और उनके सहयोगियों ने किले को अब और करीब से घेरा। किले के अंदर जब भूखमरी फैली तो गुरु गोबिंद सिंह ने मजबूर होकर लगता है वजीर खान से सुरक्षित रास्ते का वादा मिलने पर किले का दरवाजा खोल दिया। लेकिन गुरु की सेना जब एक उफान पर आई नदी को पार कर रही थी तो वजीर खान की सेना ने एकाएक हमला कर दिया। गुरु के पुत्रों में 2 पकड़े और इस्लाम स्वीकार करने से इनकार करने पर सरहिंद में उनका वध करवा दिया गया। एक और युद्ध में गुरु बाकी 2 पुत्रों से भी वंचित हो गए। इसके बाद गुरु पीछे हटकर तलवंडी चले गए और आमतौर पर उनको सताया नहीं गया। गुरु के बेटों के खिलाफ वजीर खान की निर्मम हत्या औरंगजेब के कहने पर की गई थी, इसमें संदेह है। लगता है औरंगजेब गुरु को नष्ट करने की इच्छा नहीं रखता था और उसने लाहौर के सूबेदार को गुरु से मेल मिलाप करने के लिए लिखा था। गुरु ने जब दक्कन में मौजूद औरंगजेब से मिलने की इच्छा प्रकट की थी तो उन्हें मिलने के निमंत्रित किया था। 1706 के अंतिम दिनों में गुरु दक्कन की ओर चले, पर अभी रास्ते में थे कि औरंगजेब की मृत्यु हो गई। कुछ लोगों की राय में उन्हें आशा थी कि वे औरंगजेब को आनंदपुर वापस देने के राजी कर लेंगे। गुरु गोबिंद सिंह ने लंबे समय तक मुगलों की शक्ति का सामना किया। उन्होंने एक अलग सिख राज की नींव रख दी और खालसा ने आगे चलकर उसकी सिद्धि का एक साधन भी तैयार कर दिया। इसे यह पता चला कि एक समतावादी धार्मिक आंदोलन कुछ विशेष परिस्थितियों में किस प्रकार एक राजनीतिक और सैन्य आंदोलन में बदल सकता था और सूक्ष्म ढंग से क्षेत्रीय स्वाधीनता की ओर बढ़ सकता था। अब के राजपूतों से संबंध मारवाड़ और मेवाड़ से संबंध विच्छेद। देखिए राजपूत से संबंध मारवाड़ और मेवाड़ से संबंध विच्छेद। देखिए हम देख चुके जहांगीर ने मेवाड़ के साथ लंबे खींचे संघर्ष को 1613 में किस प्रकार हल किया। जहांगीर ने प्रमुख राजपूत राजाओं पर अनुग्रह करने जहांगीर ने मेवाड़ के साथ लंबे खींचे संघर्ष को 1613 में किस प्रकार हल किया। जहांगीर ने प्रमुख राजपूत राजाओं पर अनुग्रह करने तथा उनके साथ विवाह संबंध बनाने की एक अकबरी नीति को जारी रखा। उसके शासन में आपको राजपूत दस्ते दक्कन, मध्य एशिया, बल्ख और कंधार जैसे दूर के क्षेत्रों में शानदार ढंग से सेवा करते। देखिए पर शाहजहां के काल से अग्रणी राजपूत राजाओं के साथ कोई और विवाह संबंध स्थापित नहीं किया गया। हालांकि स्वयं शाहजहां एक राठौर राजकुमारी का बेटा था।
राठौर राजकुमारी का बेटा था। देखिए यहाँ पर उसका देखिए क्या कि आपके यहाँ जो कहा गया परंपरा आज भी देखिए परंपरा आज भी जोधाबाई को जहांगीर की माता बतलाती परंपरा आज भी जोधाबाई को जहांगीर की माता बतलाती है। लेकिन इसे एक लेकिन हमें एक ही राठौर राजकुमारी के विवाह का पता है, और वह है 1585 में सलीम सलीम या जहांगीर के साथ जहांगीर के साथ मोटा राजा उदय सिंह की बेटी जगत गोसाई का विवाह। जहांगीर की माँ एक कछवाहा राजकुमारी थी। अब यहाँ देखिए क्या कि इसमें आपको है मारवाड़ का शासक इसमें जो देखिए, लेकिन शाहजहां ने एक बार फिर से देखिए अब समंत राजपूत के साथ गठजोड़ के मजबूत होने के बाद अग्रणी राजाओं के साथ अब आगे का विवाह संबंधों की आवश्यकता नहीं रही होगी। लेकिन शाहजहां ने दो अग्रणी राजपूत घरानों जोधपुर और आमेर के प्रमुख को भारी सम्मान दिया। मारवाड़ का शासक जसवंत सिंह शाहजहां का विशेष कृपा पात्र था। औरंगजेब के सत्तारोहण के समय वह और जय सिंह दोनों 7,000 के मनसबदार थे। औरंगजेब राजपूतों से गठजोड़ को काफी महत्व देता था। उसने मेवाड़ के महाराणा का सक्रिय सहयोग पाने का प्रयास किया और उनका मनसब 5,000 से बढ़ाकर 6,000 कर दिया गया। हालांकि जसवंत सिंह धर्मार्थ में उसके खिलाफ लड़ा। सुजा विरोधी अभियान के दौरान औरंगजेब का साथ छोड़ दिया और दारा को अपने राज्य में आमंत्रित किया था, पर औरंगजेब ने उसे क्षमा कर दिया और उसका पिछला मनसब वापस दे दिया। उसने उसे गुजरात की सूबेदारी समेत महत्वपूर्ण पदों पर भी नियुक्त किया। जय सिंह 1667 में अपनी मृत्यु तक औरंगजेब का गहरा मित्र और विश्वास पात्र बना रहा। जसवंत सिंह जिसे उत्तर पश्चिम अफगानों के मामले देखने के लिए नियुक्त किया गया था, 1678 के अंतिम दिनों मरा। देखिए महाराजा का कोई बेटा जो जीवित नहीं बचा और इस कारण फौरन गद्दी उत्तराधिकार की समस्या उठ खड़ी हुई। यह मुगलों की एक पुरानी परंपरा थी कि विवादास्पद उत्तराधिकार के मामले में कानून और व्यवस्था के राज को मुगल प्रशासन खालिसा के अंतर्गत रखा जाता था और फिर चुने उत्तराधिकारी को सौंप दिया जाता था। मसंद 1650 में जब जैसलमेर के उत्तराधिकारी विवाद हुआ तो शाहजहां ने पहले तो राज को खालिसा में ले लिया और फिर बादशाह के चुने उत्तराधिकारी को गद्दी दिलाने के लिए जसवंत सिंह को एक सेना की कमान देकर भेजा। मारवाड़ को खालिसा में लाने का एक और भी कारण था। मारवाड़ को खालिसा में लाने का एक और भी कारण था। अधिकांश मुगल अमीरों की तरह महाराजा पर भी राज की बड़ी रकमें बकाया थी, जिनको वह अदा नहीं कर सका था। अनेक राजपूत जिनको जसवंत सिंह ने नाराज कर दिया था या जिनके क्षेत्रों को बादशाह जागीर के रूप में सौंप दिया था, जोधपुर की गद्दी पर राजा के अभाव का उपयोग गड़बड़ी पैदा करने के लिए करना चाहते थे। राठौरों के विरोध का अनुमान लगाकर औरंगजेब ने मारवाड़ के 2 परगने जसवंत सिंह के परिवार और समर्थकों के निर्वाह के लिए दिए। उसने एक मजबूत सेना भी जमा की और अपने आदेश लागू कराने के लिए स्वयं अजमेर की ओर चल पड़ा। जसवंत सिंह की पटरानी या पत्नी रानी हारी मुगलों को जोधपुर का प्रशासन सौंपने का विरोध इस आधार पर कर रही थी कि यह राठौरों का वतन है। अब उसके सामने मुगल अधीनता मानने के सिवा कोई चारा नहीं रहा। देखिए फिर उन छिपे खजानों की गाढ़ी तलाश शुरू हो गई जो जसवंत सिंह के पास हो सकते थे। पूरे मारवाड़ में मुगल अधिकारी तैनात कर दिए गए। पुराने मंदिरों समेत बड़ी संख्या मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। उनके ईंटें लगाकर बंद कर दिए गए। लेकिन इस तरह मुगलों ने विजेता के तरह व्यवहार किया और मारवाड़ से दुश्मन क्षेत्र देखिए अब इस तरह मुगलों ने विजेता की तरह व्यवहार किया और मारवाड़ से दुश्मन क्षेत्र की तरह शुरू किया। इसे उचित ठहरा सकना आसान है। गुजरात के बंदरगाहों से दिल्ली को जोड़ने में मारवाड़ के राजनीतिक महत्व के बावजूद औरंगजेब का उस पर सीधा नियंत्रण बनाए रखने का कोई इरादा नहीं था। जैसा कि आधुनिक इतिहास का यदुनाथ सरकार ने दावा किया कि जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उसकी दो रानियों से लाहौर में 2 बेटे पैदा हुए। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उसकी 2 रानियों से लाहौर में 2 बेटे पैदा हुए। गद्दी पर उनके दावों की जोरदार पुष्टि की, लेकिन अजमेर से दिल्ली लौटने से पहले औरंगजेब ने 36 लाख रुपये उत्तराधिकार शुल्क नजराना के बदले जसवंत सिंह के बड़े भाई अमर सिंह के पोते इंदर सिंह को जोधपुर का टीका देने का फैसला कर दिया था। औरंगजेब शायद इस तरह से प्रभावित हो गया था कि अमर सिंह के दावे को अनदेखा करके और छोटे भाई जसवंत सिंह को टीका देकर शाहजहां ने अमर सिंह के साथ भाई अन्याय किया होता।
हो सकता है कि वह मारवाड़ में अल्पमत का प्रशासन लाने लाने से भी बचना चाहता था। कुछ आधुनिक इतिहासकार की राय में औरंगजेब ने जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद जन्मे उसके बेटे अजीत सिंह को इस शर्त पर जोधपुर देने का प्रस्ताव किया कि वह मुसलमान बन जाए। देखिए समकालीन स्रोतों में इस बात का कहीं उल्लेख नहीं मिलता। एक समकालीन राजस्थानी रचना हुकूमत वही के अनुसार अजीत सिंह को जब आगरा दरबार में पेश किया गया तो औरंगजेब ने उसे एक मनसब देने की पेशकश की और ऐलान किया कि मारवाड़ के दो परगने सोजत और जेतरन उसकी जागीर बने रहेंगे। इस तरह औरंगजेब एक तरह से परिवार की दो शाखाओं के बीच मारवाड़ राज्य के विभाजन की बात सोच रहा था। देखिए यहाँ पर क्या कि इसमें फिर आपको है दुर्गादास के नेतृत्व राठौरों ने इस प्रस्तावित समझौते को, जिससे वे राज्य के बेहतरीन हितों के खिलाफ समझते थे, ठुकरा दिया। सरदारों द्वारा अपना प्रस्ताव ठुकराए जाने पर क्रोधित होकर औरंगजेब ने आदेश दिया कि राजकुमारों और उनकी माताओं को नूरगढ़ के किले में नजरबंद कर दिया जाए। इससे राठौर सरदार चौकन्ने हो गए। बहादुरी से लड़कर वे एक राजकुमार के साथ आगरा से भाग निकले और भाई जशन के बीच उन्होंने जोधपुर में अजीत सिंह नाम से उसे राजा बनाया। ठीक है, औरंगजेब के लिए यह संतोष की बात रही होगी कि राठौर में इंदर सिंह के समर्थक नहीं थे। उसने इंदर सिंह को नकारापन के कारण किनारे लगा दिया था। पर अजीत सिंह को जाली बच्चा करार देकर उसने उसके खिलाफ एक कठोर विरोध से रुख अपनाया। साम्राज्य के सही भागों से सुसज्जित सेना बुलाई गई और एक बार फिर औरंगजेब ने अजमेर की ओर कूच किया। राठौरों का प्रतिरोध कुचल दिया गया और जोधपुर का अधिकार कर लिया गया। दुर्गादास अजीत सिंह के साथ भागकर मेवाड़ चला गया और राणा ने उसे एक गुप्त पनाहगाह भेज दिया। इसी समय आपको मेवाड़ अजीत सिंह की ओर से युद्ध में उतरा। राणा राज सिंह जिसने कभी औरंगजेब का साथ दिया था, धीरे धीरे उससे विमुख हो गया था। उसने रानी हारी के दावे को पुष्ट करने के जोधपुर के एक अग्रणी व्यक्ति की कमान में 5,000 की सेना भेजी थी। लगता है राजपूतों के अंदरूनी मामलों में जैसे उत्तराधिकार के सवाल पर वह मुगल हस्तक्षेप का भारी विरोधी था। इसके अलावा उसने मुगलों से शिकायत भी थी कि उन्होंने मेवाड़ से उसके दक्षिण और पश्चिम में स्थित राज्यों जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि को अलग करने का प्रयास किया। जो कभी मेवाड़ को खिलाड़ देने वाले और उसके आश्रित राज्य थे। पर तत्कालिक कारण था मारवाड़ पर मुगल सेना का अधिकार और औरंगजेब द्वारा अजीत सिंह के उत्तराधिकार के दावे को ठुकराए जाने पर राणा का असहज होना। पहली चोट औरंगजेब ने की। उसने नवंबर 1679 मेवाड़ पर हमला कर दिया। एक भारी मुगल दस्ता उदयपुर पहुंची और उसने राणा के खेमे तक पर धावा किया, जो मुगलों को परेशान करने वाले युद्ध चलाने के लिए पहाड़ियों में काफी अंदर चला गया था। युद्ध में जल्द ही गतिरोध आ गया। मुगल न तो पहाड़ियों में घुस सकते थे और न राजपूतों की सपा मार युद्ध शरीर से निपट सकते थे। चारों ओर युद्ध की निंदा हो रही थी और औरंगजेब की चेतावनी तक फटकार कमानदारों पर असर नहीं डाल रही थी। आखिरकार औरंगजेब के सबसे बड़े बेटे शाहजादा अकबर ने इस स्थिति का लाभ उठाते हुए बगावत का झंडा खड़ा कर दिया। राठौर सरदार दुर्गादास ने गठजोड़ करके उसने अजमेर की ओर जनवरी 1681 में आपको कुछ किया। औरंगजेब असहाय पड़ा था क्योंकि उसकी तमाम बेहतरीन सेना दूसरे स्थानों पर व्यस्त थी। पर शाहजादा अकबर ने देर कर दी और औरंगजेब झूठे पत्रों के सहारे उसके खेमे में फूट पैदा करने में सफल रहा। शाहजादा अकबर भाग कर महाराष्ट्र चला गया और औरंगजेब ने राहत की सांस ली। देखिए अब औरंगजेब के लिए मेवाड़ का अभियान गौन हो गया। इस बीच राणा राज सिंह मर चुका था और औरंगजेब ने राणा जगत सिंह से संधि कर ली। राणा को मजबूर होकर जजिया के बदले अपने कुछ परगने सौंपने पड़े। अब उसे उसकी निष्ठा के लिए अब यहाँ देखिए क्या कि अब औरंगजेब के लिए मेवाड़ का अभियान गौन हो गया। इस बीच राणा राज सिंह मर चुका था। औरंगजेब ने नए राणा जगत सिंह से एक संधि कर ली। राणा को मजबूर होकर जजिया के बदले अपने कुछ परगने सौंपने पड़े। उसे उसकी निष्ठा के लिए और अजीत सिंह का साथ न देने के वादे पर 5,000 का मनसब दिया गया। फिर देखिए यहाँ पर क्या अजीत सिंह के बारे में औरंगजेब
अजीत सिंह के बारे में औरंगजेब ने अजीत सिंह के बारे में औरंगजेब ने बस यह वादा किया कि उसके उसके बालिग होने पर मनसब और राज उसे सौंप दिए जाएंगे। लेकिन इस समझौते और अजीत सिंह संबंधी विवाद ने किसी भी राजपूत को संतुष्ट नहीं किया। मुगलों ने मारवाड़ पर नियंत्रण बनाए रखा और बेतुका युद्ध 1698 तक जारी रहा। पर जब आखिरकार अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक मान लिया गया, लेकिन राजधानी जोधपुर पर से मुगलों ने अपना नियंत्रण ढीला करने से इनकार कर दिया। मेवाड़ का राणा भी मुगलों को अपने परगने सौंपने के बाद संतुष्ट रहा। मेवाड़ का राणा भी मुगलों को अपने परगने सौंपने के बाद असंतुष्ट रहा। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु तक इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। आप देखिए मारवाड़ और मेवाड़ के प्रति औरंगजेब की नीति भोंडी और गलतियों से भरी थी। उससे मुगलों को किसी तरह लाभ नहीं हुआ। दूसरी ओर इन राज्यों के मुकाबले मुगलों की असफलता से उनकी सैन्य प्रतिष्ठा धक्का लगा। यह सही है कि 1681 के बाद मारवाड़ विरोधी युद्ध में थोड़े से दस्ते शामिल किए गए थे और इनका सैन्य दृष्टि से कोई अधिक महत्व नहीं था। यह भी सही है, देखिए यह भी सही है कि हारा, कछवा और अन्य राजपूत दस्ते मुगलों की सेवा ही करते रहे। लेकिन औरंगजेब की मारवाड़ नीतिक परिणामों को केवल इन्हीं के आधार पर नहीं परखा जा सकता है। मारवाड़ एवं मेवाड़ के संबंध विच्छेद ने एक नाजुक समय में राजपूतों के साथ मुगलों के गठजोड़ को कमजोर किया। सबसे बड़ी बात यह है कि उसने पुराने और भरोसेमंद सहयोगियों के प्रति मुगलों के समर्थन के पक्के होने और औरंगजेब के छिपे इरादों के बारे में शक पैदा कर दिया। औरंगजेब की बिरोज और मारवाड़ नीति यह साबित नहीं करती कि उसका मुख्य उद्देश्य था हिंदू धर्म को नष्ट करना, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है। देखिए 1679 के बाद के काल में बड़ी संख्या में मराठों को अमार वर्ग में प्रवेश की अनुमति भी इस मत का खंडन करती है। और पूर्वोत्तर भारत में जहाँ जाटों, अफगानों, सिखों और राजपूतों के साथ औरंगजेब के टकराव ने साम्राज्य पर भारी दबाव डाला, लेकिन असली टकराव तो दक्कन में होना था। अब आगे हम देखें क्या कि मुगल साम्राज्य देखिए अध्याय 21 आप देखें यहाँ पर मुगल साम्राज्य का चरमोत्कर्ष और विघटन। देखिए मुगल साम्राज्य का चरमोत्कर्ष और विघटन। देखिए मुगल साम्राज्य का देखिए अध्याय कैसा मुगल साम्राज्य का चरमोत्कर्ष और विघटन। देखिए मराठों को उदय। देखिए यहाँ पर हम पहले ही देख चुके अहमदनगर और बीजापुर की प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्थाओं में मराठों की स्थिति महत्वपूर्ण थी और जब मुगल दक्कन की ओर बढ़े तो शासन के मामलों में उनकी शक्ति और प्रभाव विरोधी हुई। दक्कनी सुल्तान और मुगल दोनों उनका समर्थन पाना चाहते थे और मलिक अंबर ने बड़ी संख्या में उनका उपयोग अपनी सेना में सहायकों के रूप में किया। यूं तो मोरे घटगे निमलकन आदि अनेक प्रभावशाली मराठा परिवार कुछ क्षेत्रों में स्थानीय सत्ता के स्वामी थे, पर मराठों का कोई सुस्थापित राज न था जैसा कि राजपूतों का था। एक बड़े राज की स्थापना से आपको शाहजी भोंसले और उनके बेटे शिवाजी को जाता है, जैसा कि हमने देखा था। शाहजी कुछ समय तक अहमदनगर में राजाओं को बनाते मिटाते रहे और मुगलों का अवज्ञा करते, लेकिन 1636 की संधि के अनुसार शाहजी को अपने वर्चस्व वाले क्षेत्र छोड़ने पड़े और वे बीजापुर की सेवा में चले गए और कर्नाटक पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करने लगे। अस्थिरता का फायदा उठाकर शाहजी बंगलोर में एक अर्ध स्वतंत्र राजवाड़ा बनाने का प्रयास करने लगे। जिस प्रकार गोलकुंडा के एक अग्रणी अमीर मीर जुमला कोरोमंडल तट पर ऐसा ही एक राज बनाने का प्रयास कर रहा था। पश्चिमी घाट के अबिसिनियाई सरदार और सीधी सरदार जैसे अनेक दूसरे सरदारों ने भी ऐसे ही प्रयास किए थे। इसी पृष्ठभूमि में शिवाजी ने पुणे के आसपास एक बड़ा रजवाड़ा बनाने का प्रयास किया। देखिए यहाँ पर जो आपको है क्या शिवाजी का आरंभिक जीवन वृत्त। देखिए अब शाहजी ने अपनी पुणे की जागीर अपनी अपेक्षित वरिष्ठ पत्नी जीजाबाई और उसके नाबालिग बेटे शिवाजी के लिए छोड़ दी थी। कुल 18 वर्ष के आयु में शिवाजी ने अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए 1627 में पुणे के पास के अनेक पहाड़ी किलों को जीता, जैसे रायगढ़, कोंडाना और तोरना को। 1627 अपने संरक्षक दादाजी कोंडदेव की मृत्यु के बाद शिवाजी अपनी मर्जी के मालिक हो गए और पिता के जागीर का पूरा नियंत्रण उसके हाथों में आ गया। देखिए शिवाजी ने वास्तविक विजय अभियान 1656 में शुरू किया, जब उन्होंने मराठा सरदार चंद्रराव मोरे से जावली को जीता। देखिए जावरी का रजवाड़ा और मोरे परिवार द्वारा जवान संपत्ति महत्वपूर्ण थी और शिवाजी ने उन्हें धोखे से प्राप्त किया था। जावरी की विजय ने उन्हें मावल के पहाड़ी क्षेत्रों का निर्विवाद स्वामी बना दिया और सतारा एवं कोंकण तट की ओर उनका रास्ता साफ हो गया। देखिए मवाली प्यादे उनकी सेना के एक मजबूत भाग बन गए और उनकी सहायता
सहायता से पूर्णा के पास कुछ और पहाड़ी किले जोत करके उन्होंने अपनी स्थिति मजबूत कर ली। 1657 देखिए 1657 बीजापुर 1657 में 1657 बीजापुर पर देखिए 1657 में बीजापुर पर मुगलों के आक्रमण ने शिवाजी को बीजापुर के प्रतिशोध में से बचा लिया। देखिए शिवाजी ने पहले औरंगजेब से वार्ता आरंभ की और फिर पाला देखिए और फिर पाला बदलकर और फिर पाला बदलकर मुगल क्षेत्रों में दूर तक घुसपैठ की और भारी मार लूटा। गृह युद्ध की तैयारी के औरंगजेब ने जब बीजापुर के नए शासक से समझौता कर लिया तो उसने शिवाजी को भी माफ कर दिया। पर उसे शिवाजी पर भरोसा नहीं था और उसने बीजापुर के शासक को सलाह दी कि शिवाजी ने जो बीजापुर इलाके जीते थे उनसे उन्हें निकालो। शिवाजी ने जो बीजापुर इलाके जीते थे उनसे उनको निकाले या उन्हें अपनी सेवा में रखना ही चाहे तो मुगल सीमा से दूर कर्नाटक में तैनात करे। यहाँ देखिए कर्नाटक में तैनात करे। एक देखिए औरंगजेब जब एक में फिर से देखिए क्या शिवाजी ने जो बीजापुर इलाके जीते थे उनसे उनको निकाले या उन्हें अपनी सेवा में रखना ही चाहे तो मुगल सीमा से दूर कर्नाटक में तैनात करे। औरंगजेब जब दूर उत्तर में था तब शिवाजी ने बीजापुर की कीमत पर अपनी विजय यात्रा फिर से शुरू की। पश्चिमी घाट और समुद्र के बीच कोंकण पट्टी में वे घुस आए और उसके उत्तरी भाग को कब्जा कर लिया। बीजापुर ने अब कड़ी कार्रवाई का निश्चय किया। उसने अग्रणी बीजापुरी आमिर फजल खान को 10,000 की सेना देकर शिवाजी के खिलाफ भेजा। निर्देश था कि वह जैसे भी हो उन्हें पकड़े। छल कपट उन दिनों आम था। अफजल खान और शिवाजी दोनों ने अनेक अवसरों पर इसका सहारा लिया था। शिवाजी की सेना खुली लड़ाई की काबिल नहीं थी और इस शक्तिशाली सरदार के खिलाफ खुलकर लड़ने से बचती रही। अफजल खान ने शिवाजी को निजी मुलाकात का निमंत्रण दिया और वादा किया कि बीजापुर दरबार से उन्हें क्षमा दिला देगा। ये देखिए यह एक छलावा था। यह विश्वास देकर शिवाजी तैयार होकर गए और 1659 में उन्होंने चालाकी भरे मगर दुस्साहसी ढंग से कठार से खान का वध कर दिया। उसकी नेतृत्वहीन सेना को शिवाजी ने तहस-नहस कर दिया तथा तोपखाने समेत उसके तमाम साज सामान पर कब्जा कर लिया। विजय में झूमते मराठा सैनिकों ने पनहाला के शक्तिशाली किलों को आसानी से जीत लिया और व्यापक विजय का सिलसिला जारी रखते हुए दक्षिण कोंकण और कोल्हापुर में घुस आए। शिवाजी कारनामों ने उन्हें एक चर्चित कथानायक बना दिया। उसका नाम घर घर में गूंजने लगा और उन्हें जादुई शक्ति का श्रेय दिया जाने लगा। उनकी सेना में भर्ती होने के मराठा क्षेत्रों से लोग उबरने लगे। यहाँ तक कि जो अफगान सिपाही पहले बीजापुर की सेना में थे वे उनकी सेना में भर्ती हो गए। इसी बीच औरंगजेब मुगल सीमा के इतने पास एक मराठी शक्ति के उदय को चिंतित होकर देख रहा था। औरंगजेब ने दक्कन में नए मुगल सूबेदार शाइस्ता खान को जिससे औरंगजेब का विवाह औरंगजेब ने दक्कन में नए मुगल सूबेदार शाइस्ता खान को जिससे औरंगजेब का विवाहजन्य संबंध था शिवाजी के इलाकों पर आक्रमण का निर्देश दिया। आलम में लड़ाई शिवाजी के प्रतिकूल शाइस्ता खान ने पुनः पर कब्जा कर लिया और अपना मुख्यालय बना लिया। फिर उसने शिवाजी से कोंकण छीनने के लिए दस्ते भेजे। शिवाजी के परेशान करने वाले हमलों और मराठा रक्षकों की बहादुरी के बावजूद मुगलों ने उत्तरी कोंकण पर नियंत्रण कर लिया। हताश होकर शिवाजी ने दिलेली का खेल खेला। वे पुणे में शाइस्ता खान के खेमे में जा घुसा था। रात को हरम में खान पर हमला किया। 1663 में रात को हरम में खान पर हमला किया। उसके बेटे और एक सरदार को मार डाला था। खान को घायल कर दिया। एक दुस्साहसी आक्रमण से खान का सम्मान जाता रहा और शिवाजी की प्रतिष्ठा एक बार फिर ऊपर चढ़ गई। क्रुद्ध होकर औरंगजेब ने शाइस्ता खान का तबादला बंगाल कर दिया और तबादले के समय उससे मिलने तक से इनकार कर दिया जैसा कि रिवाज था। इस बीच शिवाजी ने एक और दिलेराना हलचल से उसने सूरत पर हमला किया जो मुगलों का प्रमुख बंदरगाह था। उसे जी भर कर लूटा। 1664 ईस्वी और माल से लदे हुए घर लौटे।
अब देखिए पुरंदर की संधि और शिवाजी के आगरा यात्रा। देखिए शाइस्ता खान की असफलता और औरंगजेब ने शिवाजी से निपटने के आपको आमेर के राजा जयसिंह को नियुक्त किया, जो उसके विश्वस्त सलाहकारों में से एक थे। जयसिंह को पूरे सैनिक और प्रशासनिक अधिकार दिए गए। इस तरह वे दक्कन के मुगल सूबेदार पर किसी भी तरह निर्भर नहीं रहे और उनका संपर्क सीधे सम्राट से रहा। देखिए सीधे सम्राट से अपने अग्रजों के विपरीत जयसिंह ने मराठों को कम करके नहीं आंका। उन्होंने सावधानी से कूटनीतिक और सैनिक तैयारियां की। उन्होंने शिवाजी के सभी शत्रुओं और विरोधियों से अपील की तरह शिवाजी को अलग थलग करने के लिए बीजापुर के सुल्तान तक को अपनी ओर लाने का प्रयास किया। पूना की ओर कूच से करते हुए उन्होंने शिवाजी के राज के केंद्र अर्थात किला पुरंदर पर हमला करने का फैसला किया, जहां शिवाजी ने अपने परिवार और खजाने को रख छोड़ा था। जयसिंह ने पुरंदर की सख्त घेराबंदी की 1665 ईस्वी में और उसे तोड़ने के सभी मराठा प्रयासों को नाकाम कर दिया। किले का पतन करीब जानकर और किसी तरह मदद आते ना पाकर शिवाजी ने जयसिंह के साथ वार्ता आरंभ की। कड़ी सौदेबाजी के बाद निम्नलिखित शर्तों पर समझौता हुआ। पहला, शिवाजी का अधिकार और 35 किलो में से 23 को आसपास के क्षेत्रों के साथ, जिनकी सालाना आमदनी 4 लाख हून थी। 4 लाख हून थी उन दिनों सोने का एक हून मुगलों के 5 चांदी के सिक्कों के बराबर था। उन दिनों सोने का एक हून मुगलों के 5 चांदी के सिक्कों के बराबर था। पहला देखिए क्या, देखिए यहाँ पर शिवाजी और देखिए आरंभ में सौदेबाजी के बाद निम्नलिखित शर्तों पर शिवाजी और जयसिंह के बीच जो आपको हुआ यहाँ पर, उसमें देखिए जो समझौता हुआ था। क्या शिवाजी का अधिकार वाले 35 किलो में से 23 को आसपास के क्षेत्रों के साथ, जिनकी सालाना आमदनी 4 लाख हून थी, मुगलों को सौंप दिया जाएगा। जबकि 1 लाख हून की सालाना आमदनी वाले 12 किले बादशाह की खिदमत और वफादारी की शर्त पर शिवाजी के पास रहेंगे। देखिए दूसरा देखिए बीजापुरी कोकन के 4 लाख हून की सालाना आय वाले जिस क्षेत्र पर शिवाजी का पहले से कब्जा था उसे उन्हीं का मान लिया गया। साथ ही पठारी इलाके बालाघाट मिर्जापुर का वह क्षेत्र भी उन्हें सौंप दिया गया जिसे शिवाजी जितना चाहते थे। इसकी सालाना आमदनी 5 लाख हून थी। इनके बदले उन्हें मुगलों को किस्तों में 40 लाख हून स्वामित्व का अधिकार के लिए देने थे। देखिए शिवाजी ने निजी सेवा से मुक्त रखे जाने की मांग की। शिवाजी ने निजी सेवा से मुक्त रखे जाने की मांग की, इसलिए उनकी जगह उनके बेटे नाबालिग बेटे संभाजी को 5,000 मनसब दिया गया। देखिए यहाँ पर क्या है कि शिवाजी ने निजी सेवा से मुक्त रखे जाने की मांग, इसलिए उनकी जगह उनके नाबालिग बेटे संभाजी को 5,000 का मनसब दिया। लेकिन शिवाजी ने दक्कन में मुगलों के किसी भी अभियान के लेकिन शिवाजी ने दक्कन में मुगलों के किसी भी अभियान में स्वयं भाग लेने का वादा किया। देखिए लेकिन शिवाजी ने दक्कन में मुगलों के किसी भी अभियान में स्वयं भाग लेने का वादा किया। जयसिंह ने चालाकी से शिवाजी और बीजापुर के शासक बीच झगड़े का बीज डाल दिया। लेकिन जयसिंह की योजना की सफलता इस पर निर्भर थी कि शिवाजी को जो 8 लाख हून के इलाके मुगलों ने दिए थे उनकी बीजापुर के इलाके से भरपाई करने में मुगल उनका साथ देते। यही एक घातक दोष साबित हुआ। देखिए शिवाजी के प्रति औरंगजेब का संशय पहले जैसा था। बीजापुर पर एक संयुक्त मुगल मराठा आक्रमण की बुद्धिमत्ता में उसे शक था। पर जयसिंह के विचार अधिक व्यापक थे। वे शिवाजी के साथ हुए संधि और बीजापुर और पूरे दक्कन की विजय का आरंभ बिंदु मानते थे। उनका विचार था कि यदि एक बार ऐसा हो जाता तो शिवाजी के पास मुगलों का सहयोगी बने रहने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। क्योंकि जैसा कि जयसिंह ने औरंगजेब को लिखा था कि तब हम शिवा को एक वृत्त के केंद्र की तरह घेर लेंगे। पर बीजापुर के खिलाफ मुगल मराठा मुहिम नाकाम रही। शिवाजी को किला पनहारा पर कब्जे के लिए लगाया गया, पर वे असफल रहे। अपनी शानदार योजना को अपनी आंखों के सामने रखते देख जयसिंह ने शिवाजी को आगरा में बादशाह से मिलने पर आमादा किया। जयसिंह ने सोचा कि शिवाजी और औरंगजेब के बीच मेल हो जाए तो नए सिरे से बीजापुर हमले के लिए औरंगजेब को और अधिक साधन देने पर तैयार किया जा सकता है। लेकिन यह यात्रा घातक साबित हुई। शिवाजी को जब 5,000 के मनसादों के बीच खड़ा किया गया, जो श्रेणी पहले उनके नाबालिग बेटे को दी जा चुकी थी, तो उन्हें अपमान का अनुभव हुआ। ना ही शिवाजी से बातचीत के लिए बादशाह को समय मिला, जिसका तब जन्मदिन मनाया जा रहा था। इसलिए क्रुद्ध होकर शिवाजी दरबार छोड़कर आ गए और शाही सेवा से इनकार कर दे। ऐसी कोई घटना पहले कभी नहीं घटी थी। दरबार के एक शक्तिशाली गुट का तर्क था कि शाही इज्जत को बनाए रखने के लिए शिवाजी को कड़ी सजा दी जाए। चूंकि शिवाजी जयसिंह की सलाह पर आगरा आए थे, इसलिए जयसिंह ने शिवाजी से नरमी का बर्ताव करने की जोरदार प्रयास की।
इसलिए जयसिंह ने शिवाजी से नरमी का बर्ताव करने की जोरदार पैरवी की, लेकिन कोई फैसला होने से पहले शिवाजी 1666 में नजरबंदी से निकल भागे। शिवाजी के निकल देखिए शिवाजी के निकलने का ढंग इतना जाना समझा है कि यहाँ इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए औरंगजेब शिवाजी के भाग निकलने के लिए हमेशा लापरवाही का दोष देता रहा। लेकिन औरंगजेब शिवाजी के भाग निकलने के लिए हमेशा अपनी लापरवाही का दोष देता रहा। इसमें शायद ही शक हो कि शिवाजी की आगरा यात्रा मराठों के साथ मुगलों के संबंध एक नया मोड़ साबित हुआ। हालांकि घर वापसी के 2 साल बाद तक शिवाजी खामोश रहे। इस यात्रा से साबित हो गया कि जयसिंह के विपरीत औरंगजेब शिवाजी के साथ गठबंधन कोई खास महत्व नहीं देता था। इस यात्रा से साबित हो गया जयसिंह के विपरीत औरंगजेब शिवाजी के साथ गठबंधन को कोई खास महत्व नहीं देता था। उसके लिए शिवाजी बस एक मामूली किसान के ऊपर थे। जैसा कि बाद के विकास क्रम से साबित हुआ कि शिवाजी के प्रति औरंगजेब का हठीले पूर्वाग्रह उनके महत्व को स्वीकार करने से इनकार तथा उनकी मित्रता का कम मूल्य लगाना औरंगजेब की सबसे बड़ी राजनीतिक गलतियों में से एक था। शिवाजी से अंतिम संबंध विच्छेद शिवाजी का प्रशासन उनकी उपलब्धियां। देखिए यहाँ पर शिवाजी से अंतिम संबंध विच्छेद शिवाजी का प्रशासन और उनके ऊपर देखिए पुरंदर की संधि एक संकीर्ण व्याख्या पर जोर देकर औरंगजेब ने शिवाजी को अपनी विजय यात्रा फिर से आरंभ करने पर मजबूर कर दिया। हालांकि बीजापुर विरोधी मुहिम की असफलता के साथ इस संधि का कोई अर्थ रह ही नहीं गया था। बीजापुर से बदले में कुछ पाए बिना 23 किलो और 4 लाख खून सहाना की आमदनी वाले क्षेत्र को मुगलों को सौंप देने को शिवाजी कभी भुला नहीं सकते थे। उन्होंने नए सिरे से मुगलों से टकराव का आरंभ किया था। 1670 में सूरत को दूसरी बार लूटा। अगले 4 वर्षों में उन्होंने मुगलों से पुरंदर समेत अपने अनेक किले वापस ले लिया। मुगल इलाकों में खासकर बरार और खानदेश में दूर तक घुसपैठ की। उत्तर पश्चिम अफगान विद्रोह के सिलसिले में मुगलों की व्यवस्था ने शिवाजी की सहायता की। उन्होंने बीजापुर से भी नए सिरे से टकराव आरंभ किया। रिश्वतें देकर पनहारा और सतारा को प्राप्त किया तथा हाला कनाला क्षेत्र पर धावा बोला। 1670 में शिवाजी ने रामगढ़ में औपचारिक रूप से ताज धारण किया। वे पुनः के एक मामूली जागीरदार की स्थिति से बहुत आगे जा चुके थे। अब वे मराठा सरदारों में सबसे शक्तिशाली थे। अतः अपने क्षेत्र के विस्तार और सेना के आकार के आधार पर कमजोर दक्कनी सुल्तानों के साथ बराबरी का दावा कर सकते थे। इस तरह क्या कर सकते थे। फिर देखिए इस औपचारिक सत्तारोहण के अनेक उद्देश्य थे इसने उन्हें मराठा सरदारों में से किसी से भी अधिक ऊंचा स्थान दिलाया। जिनमें से कुछ तो उन्हें बस एक छिछोरा व्यक्ति समझते थे। अपनी स्थिति को और मजबूत बनाने के लिए शिवाजी ने कुछ पुराने अग्रणी मराठा परिवारों में विवाह किए। देखिए जैसे मोहित सिर के आदि में समारोह का संचालन करने वाले पुरोहित गंगा भट्ट ने यह औपचारिक घोषणा भी की कि शिवाजी एक उच्च श्रेणी के क्षत्रिय है। इस तरह शिवाजी एक स्वतंत्र शासक थे और वह दक्कनी सुल्तानों के साथ बराबरी का स्तर पर संधि स्थापित कर सकते थे, ना कि एक बागी सरदार की तरह। देखिए यहाँ पर क्या ना कि एक बागी सरदार की तरह। यह मराठा राष्ट्रीय भावना को और आगे बढ़ाने वाला एक महत्वपूर्ण कदम भी था। 1676 में शिवाजी ने एक दुस्साहस किया। 1676 में शिवाजी ने एक नया दुस्साहस किया। हैदराबाद राज के प्रभारी मदना और अखना नामक भाइयों के सक्रिय सहायता और समर्थन से शिवाजी ने बीजापुरी कर्नाटक में एक नया अभियान शुरू किया। अपनी राजधानी में कुतुब शाह ने शिवाजी का शानदार स्वागत किया और एक औपचारिक समझौता हुआ। कुतुब शाह ने शिवाजी को 1 लाख खून 5 लाख रुपया वार्षिक का अनुदान देना स्वीकार किया और उसके दरबार में एक मराठा राजदूत का रहना तय हुआ। देखिए यहाँ पर कर्नाटक में मिलने वाले इलाके और लूट के मार्ग का बांटा जाना भी तय हुआ। शिवाजी की सहायता कर कुतुब शाह ने एक दस्ता और तोपखाना दिया और सेना खर्च उठाने के धन भी। यह संधि शिवाजी के लिए बहुत लाभदायक रही। उन्होंने बीजापुरी अधिकारियों से जिंजी और बेरूत छीना तथा अपने सौतेले भाई एकोजी के अधिकार वाले क्षेत्र का काफी भाग भी जीत लिया। शिवाजी ने हालांकि हिंदू धर्म उद्धारक की उपाधि धारण की थी, पर उन्होंने इस क्षेत्र को हिंदू धर्मोद्धारक क्या
कि हिंदू धर्म को उद्धार की उपाधि धारण की थी, पर उन्होंने इस क्षेत्र को, जिसकी आबादी अधिकतर हिंदू थी, बेरहमी से लूटा। देखिए, दौलत से लदे हुए घर लौटने के बाद शिवाजी ने कुतुब शाह के साथ उसका बंटवारा करने से इनकार कर दिया, और इस तरह उससे अपने संबंध बिगाड़ लिए। कर्नाटक अभियान शिवाजी का अंतिम बड़ा अभियान था। शिवाजी ने जिंजी में जो आधार बनाया था, वह देखिए, वह उस समय उनके बेटे राजा राम के लिए सुरक्षित शरण स्थल साबित हुआ। जब औरंगजेब ने मराठों के खिलाफ निर्णायक युद्ध छेड़ा, कर्नाटक अभियान कुछ ही समय बाद 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। इस बीच उन्होंने प्रशासन की एक ठोस व्यवस्था की बुनियाद रख दी थी। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था अधिकतर दक्षिणी राज्यों के प्रशासनिक और तौर तरीके की तर्ज पर था। हालांकि उन्होंने 8 मंत्री नियुक्त किए थे, जो कभी कभी अष्ट प्रधान कहे जाते थे। पर इसकी प्रकृति एक मंत्री परिषद वाली नहीं थी, और हर मंत्री सीधे शासक को जवाबदेह होता था। सबसे महत्वपूर्ण था पेशवा। देखिए, जो वित्त और सामान्य प्रशासन देखता था। सारे नौबत या सेनापति सामान्य पद था, और आमतौर पर अग्रणी मराठा सरदारों में से किसी को दिया जाता था। मजूमदार लेखापति होता था, जबकि वाक्यान्वित गुप्तचरी, डाक और घरेलू मामलों के जिम्मेदार होता था। सूरनबीस या चिटनीस सूरनबीस पत्र व्यवहार के द्वारा शासक की सहायता करता था। दबीर समारोह का प्रभावी था, और विदेशी शक्तियों से संबंधित मामलों में भी शासक की सहायता करता था। न्यायाधीश और पंडित लॉ न्याय और दान सहायता के प्रभावी थे। इन अधिकारियों की नियुक्ति से अधिक महत्वपूर्ण था शिवाजी द्वारा सेना और राजस्व व्यवस्था गठन। शिवाजी नियमित सैनिकों को नकद वेतन देने को वरीयता देते थे। हालांकि सरदार लोग कभी कभी जागीर के अनुरूप सरंजाम पाते थे। शिंदे की सेना में सख्त अनुशासन रखा जाता था। किसी स्त्री या नर्तकी को सेना के साथ चलने की अनुमति नहीं थी। अभियान के दौरान हर सैनिक द्वारा की गई लूट का सख्ती से हिसाब लिया जाता था। ढीली ढाली सहायक सेना और शिलादारों से अलग नियमित सेना पगा में लगभग 30,000 से 40,000 घुड़सवार होते थे। उनकी निगरानी हवलदार करते, जो नकद वेतन पाते थे। किलों की होशियारी से निगरानी की जाती थी, और वहाँ मवाली प्यादे और बंदूकची तैनात किए जाते थे। कहा गया कि विश्वासघात से बचाव के लिए सामान दर्ज वाले 3 व्यक्तियों को हर किले का प्रभारी बनाया जाता था। विश्वासघात से बचाव के लिए सामान दर्ज वाले 3 व्यक्तियों को हर किले का प्रभारी बनाया जाता था। राजस्व व्यवस्था लगता है कि अमल के तहत बनाई गई थी। अनाज दत्तों ने 1679 मालगुजारी एक नया आकलन पूरा किया। यह मानना सही नहीं कि शिवाजी ने जमींदारों या देशमुखी व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया था, या वे अपने अधिकारियों और जागीरों या मुकासा नहीं देते थे। लेकिन शिवाजी मिरासदारों पर, अर्थात भूमि पर पुस्तक अधिकार रखने वालों पर कड़ी निगरानी रखते थे। इस स्थिति का वर्णन करते हुए सभासद ने, जिसकी रचना को 18वीं सदी की है, कहा है कि ये समूह अपनी वसूलियों का बहुत छोटा सा भाग सरकार को देते थे। फलस्वरूप आपको मिरासदारों ने गाँव की गड्ढियों, हवेलियों और पुख्ता ठिकाने बनवाकर तथा प्यादा और बंदूकचियों को भर्ती करके अपने आप को बढ़ाया और शक्तिशाली बनाया। यह वर्ग उच्चखीन बन गया, और इसने देश पर कब्जा कर लिया था। शिवाजी ने इनकी गड्ढियों को नष्ट कर दिया, और उन्हें अधीनता मानने को मजबूर कर दिया। शिवाजी ने पड़ोसी मुगल क्षेत्रों से वसूलियां करके अपनी आय बढ़ाई। यह वसूली, जो मालगुजारी का चौथा भाग थी, चौथाई या चौथ कही जाने लगी। देखिए, यहाँ पर शिवाजी एक सुयोग्य सेनापति, कुशल रणनीतिज्ञ और चालाक कूटनीतिज्ञ ही साबित नहीं हुए, बल्कि देशमुखों की शक्ति पर अंकुश लगाकर उन्होंने एक मजबूत राज की बुनियाद भी रखी। सेना उनकी नीतियों का प्रमुख साधन होती थी, जिसको उन्होंने ऐसा चुस्त बनाया कि वह तेज रफ्तार से चल सके। सेना अपने वेतन के लिए काफी हद तक पड़ोसी क्षेत्रों की लूट पर निर्भर होती थी, और इसी कारण से राज को श्रीक राज नहीं कहा जा सकता था। इसका निसंदेह क्षेत्रीय था, पर निश्चित ही इसका एक जनाधार भी था। उस सीमा तक शिवाजी एक लोकप्रिय शासक थे, जिन्होंने मुगलों के अतिक्रमण के खिलाफ उस क्षेत्र की जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व किया था। औरंगजेब और दक्षिणी राज, यहाँ देखिए 1658 से 1687 ईस्वी तक का औरंगजेब और दक्षिणी राज। देखिए, दक्षिणी राज्यों के साथ औरंगजेब के संबंध में 3 चरण दिखाए जा सकते हैं। पहला चरण आपको 1688 तक चला। 1688 तक चला। देखिए, जब मुख्य प्रयास बीजापुर के उन क्षेत्रों को वापस लेने का था जो थे तो अहमदनगर राज के अपर 1636 की संधि के अनुसार, जिनका समर्पण बीजापुर को कर दिया गया था। दूसरा चरण आपको 1684 तक चला। देखिए, जब दक्कन
दक्कन में मुख्य खतरा मराठों को समझा जाता था, तथा शिवाजी और बाद में उनके बेटे संभाजी के खिलाफ मुगलों से हाथ मिलाने के लिए बीजापुर और गोलकुंडा पर दबाव डालने का प्रयास किया गया। मुगल दक्कनी राज्यों के इलाकों को हड़पते हड़पते भी रहते थे और साथ ही उन्हें पूरी तरह अपने वर्चस्व और नियंत्रण में लाने का प्रयास भी करते रहते थे। अंतिम चरण तब आरंभ हुआ जब औरंगजेब मराठों के खिलाफ बीजापुर और गोलकुंडा का सहयोग पाने के प्रति निराश हो गया और उसने तय किया कि मराठों को नष्ट करने के लिए पहले बीजापुर और गोलकुंडा को जीतना आवश्यक है। 1636 की संधि के अनुसार शाहजहां ने बीजापुर और गोलकुंडा को मराठों से समर्थन वापस, लेकिन 1636 में क्या 1636 की संधि के अनुसार 1636 की संधि के अनुसार शाहजहां ने बीजापुर और गोलकुंडा को मराठों से समर्थन वापस लेने के लिए रिश्वत के तौर पर अहमदनगर राज का एक तिहाई क्षेत्र बीजापुर को दे दिया था और वादा किया था कि मुगल बीजापुर और गोलकुंडा को कभी नहीं जीतेंगे। देखिए यहाँ पर क्या देखिए परिसंधि को स्वयं शाहजहां ने त्याग दिया था। 1657-58 बीजापुर और गोलकुंडा को नष्ट करने की धमकी दी गई। गोलकुंडा को भारी हर्जाना देना पड़ा था। बीजापुर को 1636 में जो निजामशाही इलाके दिए गए थे उन्हें छोड़ने पर राजी होना पड़ा। इसका औचित्य यह था कि इन दोनों राज्यों ने कर्नाटक में लंबे चौड़े इलाके जीते थे और चूंकि वे मुगलों के अधीन थे, इससे उनको मुगलों को हर्जाना देना चाहिए था। यह भी मुगलों ने कृपापूर्वक जो तटस्थता दिखाई थी, उसी कारण उन्होंने विजय प्राप्त की थी। वास्तव में दक्कन मुगल सेनाओं के रखरखाव की लागत बहुत अधिक थी और मुगलों के नियंत्रण वाले क्षेत्रों की आय उससे पूरा करने का अपर्याप्त थी। एक लंबे समय तक मारवाड़ और गुजरात के खजानों से अनुदान देकर यह लागत पूरी की जाती रही। दक्कन में सीमित रूप से आगे बढ़ने की नीति फिर से शुरू हुई, लेकिन इससे उत्पन्न दूरगामी परिणामों को न तो शाहजहां ने ठीक से समझा न औरंगजेब ने। इसके कारण मुगलों के साथ की गई संधि और वादों पर से हमेशा के लिए भरोसा उठ गया और मराठों के खिलाफ दिलों का मिल असंभव हो गया। यद्यपि औरंगजेब ने चौथाई सदी तक पूरे धैर्य के साथ ऐसी नीति का अनुसरण किया, मगर उससे कोई खास सफलता नहीं मिली। अब देखिए पहला चरण जिसको हम बोलते हैं 1658 से लेकर 1668 ईस्वी तक सत्तारोहण के बाद औरंगजेब की दक्कन में दो समस्या थी। पहला शिवाजी की बढ़ती शक्ति से उपजी समस्या था बीजापुर को इस पर राजी करने की समस्या कि वह 1636 की संधि से मिले क्षेत्रों को छोड़ दे। 1657 कल्याणी और विदर्भ वापस मिल गए। 1660 में रिश्वत देकर परिंदा वापस लिया गया। बाकी रह गया सोलापुर। इस सत्तारोहण के बाद औरंगजेब ने जयसिंह को शिवाजी एवं आदिल शाह दोनों को सजा देने को कहा। यह बात मुगल सेना की श्रेष्ठता में औरंगजेब का विश्वास और शत्रुओं को कम करके आंकने की उसकी आदत को दर्शाती है। लेकिन जयसिंह एक चतुर राजनीतिक था और उन्होंने औरंगजेब से कहा, इन दोनों मुल्कों पर एक साथ हमला करना अक्लमंदी नहीं होगी। फिर भी जयसिंह ऐसे अकेले मुगल राजनीतिक थे जिन्होंने इस काल में दक्कन में बेरोक आगे बढ़ने की नीति की पैरवी की। जयसिंह का मत था कि दक्कन में आगे बढ़ने की नीति अपनाए बिना मराठा समस्या हल नहीं की जा सकती है। औरंगजेब इसी निष्कर्ष पर 20 साल बाद पहुंचा। बीजापुर पर आक्रमण की योजना बनाते समय जयसिंह ने औरंगजेब को लिखा था पूरे दक्कन और कर्नाटक पर विजय की पूर्व पीठिका पर औरंगजेब इस दृढ़ नीति से हिचकिचाता था। हम इसके कारणों का अनुमान ही लगा सकते हैं। ईरान के साथ उत्तर पश्चिम एक खतरनाक रुख अपना लिया था। दक्कन विजय का अभियान लंबा और कष्टमय होता था। इसके लिए स्वयं बादशाह की मौजूदगी जरूरी होती, क्योंकि जैसा कि शाहजहां के अनुभव से स्पष्ट था, बड़ी सेनाओं को किसी अमीर या महत्वाकांक्षी शाहजादे के हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता। इसके अलावा जब तक शाहजहां जीवित था, औरंगजेब किसी दूर की मुहिम पर नहीं जाना चाहता था। लेकिन सीमित संसाधनों के कारण जयसिंह की बीजापुर मुहिम 1665 की असफलता लाजमी थी। इस मुहिम ने मुगलों के खिलाफ दक्कनी राज्यों के संयुक्त मोर्चे को नवजीवन दिया, क्योंकि बीजापुर की सहायता के लिए कुतुब शाह ने एक बड़ी सेना भेजी। दक्कन वालों ने आपको छापामार रणनीति अपनाई। उन्होंने जयसिंह को बीजापुर की ओर बढ़ने दिया, पर देहातों को तबाह करते रहे ताकि मुगलों को कोई रसद न मिले। जयसिंह ने देखा कि उसके पास नगरों पर आक्रमण करने कोई साधन नहीं था, क्योंकि वे बड़ी तोपें लाए ही नहीं थे और उसके बिना नगरों की घेराबंदी असंभव थी। पीछे हटना महंगा साबित हुआ और इस मुहिम से जयसिंह को न धन दौलत मिला, न ही कोई इलाका मिला। निराशा और औरंगजेब की निंदा जयसिंह की जल्द ही मृत्यु 1667 का कारण बनी। का कारण बन गए। अगले साल 1668 मुगलों ने रिश्वत देकर सोलापुर का समर्पण कराया। इसका पहला चरण पूरा हुआ। अब देखिए दूसरा चरण को 1668-1684 यहाँ देखिए।
1668 और 1674 के बीच मुगल दक्कन में अपना वक्त ही काटते रहे। गोलकुंडा में अदना और खन्ना की शक्ति को तिरस्कार का एक नया तत्व था। गोलकुंडा पर ये दोनों प्रतिभाशाली भाई एक तरह से 1672 से लेकर 1687 में गोलकुंडा के विनाश तक राज करते रहे। उन्होंने गोलकुंडा, बीजापुर और शिवाजी के बीच एक त्रिपक्षीय गठबंधन बनाने का प्रयास करने की नीति अपने देखिए बीजापुर देखिए क्या बीजापुर दरबार में गुटों के टकराव के कारण गुटों के टकराव के कारण शिवाजी की अतिशय महत्वाकांक्षा के कारण शिवाजी का अतिशय महत्वाकांक्षा के कारण समय समय पर इस नीति में विघ्न पड़ता रहा। एक सुसंगत नीति अपनाने के बारे में बीजापुर के गुटों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने अपने तात्कालिक हितों के अनुसार मुगल समर्थक या मुगल विरोधी रुख अपनाए। शिवाजी ने कभी बीजापुर को लूटा और कभी मुगलों के विरोध में उसकी सहायता की। और देखिए औरंगजेब को बढ़ती मराठा शक्ति को लेकर गहरी चिंता थी। फिर भी लगता है वह दक्कन में मुगलों के प्रसार को सीमित रखना चाहता था। इसलिए बीजापुर में ऐसे किसी दल को सत्ता में लाने और उसको समर्थन देने के बार प्रयास किए गए जो शिवाजी के खिलाफ मुगलों से सहयोग करता और गोलकुंडा द्वारा संचालित न होता। इस नीति के अनुसार मुगलों में अनेक देखिए क्या इस नीति के अनुसार मुगलों ने अनेक बार देखिए सैनिक हस्तक्षेप किए। इस नीति के अनुसार मुगलों ने अनेक बार सैनिक हस्तक्षेप किए जिनके ब्यौरे में जाना एक ही बात को दोहराना होगा। देखिए मुगलों ने कूटनीतिक और सैनिक प्रयासों के एकमात्र परिणाम उनके खिलाफ 3 दक्कनी शक्तियों को संयुक्त मोर्चे का पुनर्जन्म रहा। 1679-80 में बीजापुर पर कब्जे के लिए मुगल सूबेदार दिलेर खान का आखिरी हताशा भरा प्रयास भी असफल हो गया। इसका बड़ा कारण यह था कि दक्षिणी राज्यों के संयुक्त शक्ति से टकराने के लिए आवश्यक साधन किसी भी मुगल सूबेदार के पास नहीं थे। स्थिति में एक नया तत्व कर्नाटक के प्यादा सिपाहियों का आना था जो लगता है कि बंदूकची थे। बराड़ के सरदार प्रेम नायक ने ऐसे 30,000 सैनिक भेजे जो 1679-80 में मुगलों की घेराबंदी के दौरान बीजापुर को टिकने की शक्ति देने वाला प्रमुख तत्व था। बीजापुर को राहत देने के लिए शिवाजी ने भी एक बड़ी सेना भेजी और तमाम दिशाओं मुगल इलाकों पर धावा की। इस तरह दिलेर खान मुगल क्षेत्रों को मराठा के हमलों के लिए मुक्त छोड़ने के अलावा कुछ हासिल नहीं कर सका। इसी कारण से औरंगजेब उसे वापस बुला लिया। तीसरा कारण को 1684-1687 हम देखें क्या कि इस तरह आपको 1678 से लेकर 1680 के अभियानों में मुगलों कुछ खास लाभ नहीं मिला। औरंगजेब 1681 में अपने विद्रोही बेटे शाहजादा अकबर का पीछा करते हुए दक्कन पहुंचा तो मराठों से बीजापुर और गोलकुंडा का संबंध विच्छेद करने के नए प्रयास के साथ साथ उसने शिवाजी के बेटे और उत्तराधिकारी संभाजी के खिलाफ अपनी शक्तियां केंद्रित की। उसके प्रयासों का पहले के प्रयासों से कोई भिन्न परिणाम नहीं निकला। लेकिन मराठा मुगलों के खिलाफ अकेली ढाल थी और दक्षिणी राज्य इस ढाल को फेंकने के लिए तैयार नहीं था। औरंगजेब ने अब आर पार करने फंसा कि उसने आदिल शाह से कहा कि अधीनस्थ के रूप में वह शाही सेना को रसद दे। अपने इलाके से मुगल फौज को गुजरने की खुली छूट दे और मराठा विरोधी युद्ध के लिए 5,000 या 6,000 घुड़सवार दस्ता भेजे। उसने यह भी मांग की अग्रणी मुगल विरोधी बीजापुरी अमीर शाहजहां खान को निकाला जाए दो टूक संबंध विच्छेद अब अपरिहार्य हो गया। आदिल शाह ने गोलकुंडा और संभाजी दोनों से सहायता की गुहार की और सहायता उसे तत्काल मिली किंतु दक्षिणी राज्यों की संयुक्त शक्ति भी मुगल सेना की पूरी शक्ति आगे ठहर न सकी। विशेष इसलिए कि स्वयं बादशाह उनका नेतृत्व कर रहा था। लेकिन बीजापुर के पतन 1686 में घेराबंदी पूरे 18 मार लगे और अंतिम चरणों में औरंगजेब स्वयं वहां मौजूद रहा। इससे बीजापुर के खिलाफ अजय सिंह और दिलेर खान की पहली वाली असफलता 1665-1679-80 में 1665 और 1679-80 का पर्याप्त उचित सिद्ध होता है। लेकिन बीजापुर के पतन के बाद गोलकुंडा के खिलाफ मुहिम अपरिहार्य थी। कुतुब शाह गुना इतने थे कि माफ नहीं किए जा सकते। उसने मदना और अखड़ा जैसे काफिरों को सर्वोच्च शक्ति दे रखी थी तथा विभिन्न अवसरों पर शिवाजी की मदद की थी। औरंगजेब की चेतावनी के बावजूद बीजापुर की मदद के लिए 4,000 सैनिक भेजना
उसका अंतिम विश्वासघात था। उसने इससे पहले 1685 में कठोर प्रतिरोध के बावजूद मुगलों मुगलों ने गोलकुंडा पर कब्जा किया। भारी हथियार देने और कुछ क्षेत्रों को सौंपने और मदना और लखनऊ को निकालने की शर्त पर बादशाह कुतुब शाह को क्षमा करने पर तैयार हो गया था। कुतुब शाह इन मांगों पर मान गया था। मदना और लखनऊ को 1686 में सड़कों पर घसीट कर मार डाला गया था। पर यह अपराध भी कुतुब शाह को बचा नहीं सका। घेराबंदी 1687 के आरंभ में शुरू हुई, तो 6 माह से अधिक की मुहिम के बाद गद्दारी और रिश्वतखोरी के कारण किले का पतन हो गया। औरंगजेब की विजय तो हुई, पर जल्द ही उसे पता चल गया कि बीजापुर और गोलकुंडा का विनाश तो उसकी कठिनाइयों का आरंभ था। औरंगजेब के जीवन का अंतिम और सबसे कठिन चरण अब आरंभ हुआ। औरंगजेब मराठे और दक्कन अंतिम चरण 1687 ईस्वी तक। 1687 के और गोलकुंडा के पतन के बाद औरंगजेब मराठों के खिलाफ अपनी पूरी शक्ति अब केंद्रित कर सकता था। 1689 में मुगल सेना ने मुगल सेना ने संगमेश्वर के पास संभाजी के गुप्त शरण स्थल को अचानक जा घेरा। संभाजी को पकड़ उसे औरंगजेब के सामने पेश किया गया तथा विद्रोही एवं काफिर का मृत्युदंड दे दिया गया। देखिए यहाँ पर क्या किया, निसंदेह के 1 मिनट फिर संभाजी को पकड़कर उसे औरंगजेब के सामने पेश किया गया था। विद्रोही एवं काफिर का मृत्युदंड दे दिया गया। निसंदेह औरंगजेब की एक और बड़ी राजनीतिक भूल थी। मराठाओं से समझौता करके वह बीजापुर और गोलकुंडा की विजय को पक्की कर सकता था। संभाजी को मृत्युदंड देकर उसने इसका अवसर ही नहीं गया, बल्कि मराठों को और भड़का भी दिया। साथ ही किसी एक केंद्र बिंदु के अभाव मराठा सरदार मुगल क्षेत्रों की लूटपाट के लिए स्वतंत्र हो गए। वे मुगल सेना के सामने आने पर गायब हो जाते थे और फिर एक दूसरी जगह जमा हो जाते थे। मराठा राज को नष्ट करने के बजाय औरंगजेब ने दक्कन में मराठों के विरोध को सर्वव्यापी बना दिया। संभाजी के छोटे भाई राजा राम को राजा बनाया गया, पर मुगलों ने जब उसकी राजधानी पर हमला किया तो उसे भागना पड़ा। राजा राम ने पूरी तरह पर जिंजी में शरण ली और मुगलों के खिलाफ वहां से लड़ाई जारी रखी। इस तरह मराठा का प्रतिरोध पश्चिमी से पूरी तट तक फैल गया। लेकिन अपने सभी शत्रुओं विजय पाकर औरंगजेब फिलहाल अपनी शक्ति की चरम सीमा पर था। कुछ अमीरों का विचार था कि मराठों के खिलाफ कार्रवाई का जिम्मा दूसरों को देकर औरंगजेब को उत्तर भारत लौट जाना चाहिए था। उससे पहले एक विचार यह था कि लगता है कि इसे युवराज शाह आलम का समर्थन प्राप्त था कि कर्नाटक पर शासन करने का भार बीजापुर और गोलकुंडा के अधीन शासक को दे देना चाहिए। देखिए, औरंगजेब ने यह भी सुझाव रद्द कर दिया और दक्षिणी शासकों से वार्ता का दुस्साहस करने का कारण शाह आलम को गिरफ्तार कर लिया। 1690 तक मराठा शक्ति चकनाचूर की जा चुकी थी और यह भरोसा लेकर औरंगजेब ने कर्नाटक के समृद्ध और लंबे चौड़े इलाके को समाज में मिलाने पर ध्यान केंद्रित किया। यहाँ पे एक मैप आपको दिया गया है मुगलों के द्वारा दक्षिण विजय में। लेकिन औरंगजेब इतना तामझाम फैला लिया कि उसे संभाल नहीं सकता था। उसका अत्यधिक विस्तारित संचार तंत्र मराठा हमलों का आसान निशाना बन गया था। इस तरह वह एक ठोस प्रशासन प्रदान नहीं कर सका, विशेषकर बीजापुर के जो मराठा गतिविधियों का केंद्र था। 1690 और 1703 के बीच के काल में औरंगजेब मराठों से वार्ता करने से सख्त इनकार करता रहा। जिंजी में राजा राम को घेरा गया, पर घेराबंदी बहुत लंबी खींच गई। घेराबंदी बहुत लंबी खींच गई। 1698 को जिंजी का पतन हुआ, पर राजा राम निकल भागा। मराठों का प्रतिरोध बढ़ता गया और मुगलों को अनेक भारी धक्के लगे। मराठों ने उनके अनेक किलों को फिर से हथिया लिया और राजा राम सतारा लौटने में सफल रहा। देखिए, हिम्मत हारे बिना औरंगजेब ने सभी मराठा किलों को फिर से वापस बुलाने का अभियान चलाया। 1705 के बीच साढ़े 5 वर्षों तक औरंगजेब निढाल और बीमार बदन लिए एक के बाद दूसरे किले की घेराबंदी करता रहा। बाढ़ों, रोगों और घुमक्कड़ मराठा दस्तों ने मुगल सेना को भारी हानियां पहुंचाई। अमीरों और सेना में निराशा और असंतोष लगातार बढ़ता गया और उनका मनोबल टूटता गया। अनेक जागीरदारों मराठों से गुप्त समझौते किए और इस पर सहमत हो गए। मराठा अगर उनकी जागीर
मराठा अगर उनकी जागीरों को ना छेड़े तो वे उन्हें चौथ देंगे। मराठा अगर उनकी जागीरों को ना छेड़े तो वे उन्हें चौथ देंगे, मतलब ये कर देंगे। अंत औरंगजेब ने 17 मराठा से वार्ता शुरू की। वह संभाजी के बेटे शाहू को छोड़ने पर तैयार था, जिसे उसकी मां के साथ सतारा में पकड़ा गया था और जो औरंगजेब का कैदी था। शाहू के साथ अच्छा व्यवहार हुआ था। उसे राजा की उपाधि और 7,000 का मनसब दिया गया था। नाबालिग होने के बाद उसने परिवारों की 2 मराठा लड़कियों से विवाह किया। देखिए, बालिग होने के बाद उसने सम्मानित परिवारों की 2 मराठा लड़कियों से विवाह किया। शाहू को औरंगजेब शिवाजी का देखिए शाहू को शिवाजी का स्वराज और दक्कन में सरदेश मुखी वसूली का अधिकार देने और इस तरह उसकी विशेष स्थिति को मान्यता देने को तैयार था। वास्तव में 70 से अधिक मराठा सरदार शाहू की अगवानी के जमा भी हुए, लेकिन मराठों के इरादों के प्रति निश्चित न होकर औरंगजेब ने आखिरी पलों में इन व्यवस्थाओं को रद्द कर दिया। देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि औरंगजेब ने शाहू को मुस्लिम बनने की शर्त पर राज देने का प्रस्ताव दिया था। तत्कालीन मुस्लिम बनने की शर्त पर आपको राज देने का प्रस्ताव दिया था। तत्कालीन दस्तावेज उसकी पुष्टि नहीं करता। अगर औरंगजेब शाहू से इस्लाम स्वीकार करना चाहता तो पिछले 13 वर्षों में उसकी नजरबंदी करा सकता था। पर देखिए, आमतौर पर धर्म बदलने वाला एक हिंदू राजा अपने राज के अधिकार से वंचित हो जाता है। आमतौर पर धर्म बदलने वाला एक हिंदू राजा अपने राज के अधिकार से वंचित हो जाता है। फिर आप आगे हम देखा गया कि 1706 औरंगजेब को सभी मराठा किलों पर कब्जे के प्रयासों की व्यर्थता का विश्वास हो चुका था। 1706 औरंगजेब को सभी मराठा किलों पर कब्जे के प्रयास की व्यर्थता का विश्वास हो चुका था। वह धीरे धीरे पीछे हटता औरंगाबाद आया, जबकि जोश में भरी मराठा सेना आसपास मंडराती रही और पीछे छूटे दस्तों पर हमला करती रही। देखिए, इस तरह औरंगजेब ने 1707 में आखिरी सांस ली और उसने अपने पीछे एक ऐसा समाज छोड़ा जो समस्याग्रस्त था, जिसमें समाज की विभिन्न आंतरिक समस्याएं बढ़ती जा रही थी। अब देखिए, मुगल समाज का ह्रास और औरंगजेब की जिम्मेदारी यहाँ पे देखिए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल समाज तेजी से ह्रास और मुगल दरबार अमीरों के गुटों की लड़ाई का अड्डा बन गया और महत्वाकांक्षी सूबेदार जल्द ही स्वतंत्र ढंग से व्यवहार करने लगे। मराठों के फौजी हमले दक्कन से साम्राज्य के हृदय स्थल अर्थात गंगा के मैदानों तक फैल गए। 1749 में मुगल बादशाह को गिरफ्तार करके नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा और समाज की कमजोरी दुनिया के सामने जाहिर हो गई। मुगल समाज का पतन किस सीमा तक औरंगजेब की मृत्यु के बाद के घटनाक्रम का परिणाम था और किस सीमा तक उसके अपनाए विगत नीतियों के कारण था। इतिहासकार के बीच इस मुद्दे पर काफी विवाद है। यह समझते हुए कि समाज के पतन की सारी जिम्मेदारी औरंगजेब के सिर नहीं मरी जा सकती है। हाल की परिस्थिति यह है कि देश के समकालीन आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक और बौद्धिक परिस्थितियों के संदर्भ में तथा उसके शासनकाल के पहले और उसके शासनकाल के विकासमान अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियों के संदर्भ में रखकर ही उसके शासन को विचार किया जाना चाहिए। मध्यकालीन भारत के आर्थिक और सामाजिक शक्तियों की क्रियाओं को पूरी तरह समझा जाना अभी बाकी है। देखिए, पहले एक अध्याय हम देख चुके हैं कि 17वीं सदी में भारत में व्यापार और वाणिज्य का प्रसार हो रहा था और हस्तशिल्प उत्पादन बढ़ती मांग के साथ बढ़ रहा था। यह तभी संभव हो सका था जब कपास, नील आदि कच्चे मालों के उत्पादन में साथ ही साथ बढ़ता आधुनिक मुगल आंकड़ों के अनुसार जब्ती के क्षेत्र में अर्थात जहाँ जमीनों को मापने की व्यवस्था अपनाई गई थी प्रसार हुआ था। इसका कुछ साक्ष्य कृषि का कुल क्षेत्र बढ़ा। यह केवल जनसंख्या वृद्धि कारण नहीं बल्कि अंशतः आर्थिक शक्तियों की क्रिया कारण और अंशतः मुगलों के प्रशासनिक नीतियों कारण भी हुआ। और देखिए, हर अमीर से यहाँ तक कि धार्मिक दान पाने वालों से भी कृषि के प्रसार और सुधार में निजी दिलचस्पी लेने की आशा की जाती थी। सावधानी से ऐसी वृद्धि के दस्तावेज रखे जाते थे। हर गांव में मौजूद हलों, बैलों और कुओं की संख्या उनकी संख्या वृद्धि के हर गांव में बैलों और कुओं की संख्या वृद्धि के और कृषकों की संख्या के भी जो विस्तृत हिसाब रखे जाते थे। इतिहास का उस पर चकित है। इसके बावजूद यह मानने का आधार है कि व्यापार और विनिर्माण में तथा खेती और उत्पादन में जड़ता थी। अर्थात उनका तेजी से प्रसार नहीं हो रहा था तो जो स्थिति की मांग थी।
इसके इसके अनेक कारण थे। मिट्टी की उर्वरता कम होने होने से उत्पादन में आ रही गिरावट को रोकने की कृषि की नई विधियां उपलब्ध नहीं थी। मालगुजारी बहुत अधिक थी। अगर हम जमींदारों और अन्य स्थानीय तत्वों का देह भाग भी जोड़ ले तो मालगुजारी अकबर के समय से ही पैदावार की कम व बेश आदि थी। फिर आपको यहाँ देखिए क्या अकबर के काल में मानक दर औसत उपज की 1/3 थी, पर उसमें जमींदार तथा अन्य स्थानीय तत्वों का हिस्सा शामिल नहीं था। मध्य 17वीं सदी के सदी से मध्य 17वीं सदी से राज का भाग बढ़कर सामान्यतः आधा हो गया, लेकिन उससे जमींदारों और स्थानीय गांव के मुखिया वगैरह का हिस्सा शामिल था। आप फिर अलग अलग क्षेत्रों में राज्य की मांग अलग अलग थी। राजस्थान और सिंध जैसे कम उपजाऊ क्षेत्रों में यह कम थी, और कश्मीर के जाफरान केसर पैदा करने उपजाऊ क्षेत्रों में अधिक थी। फिर भी आमतौर पर इतनी अधिक नहीं थी। किसान जमीनें जोड़कर भाग खड़े हो जब जमीन किसान जमीनें छोड़कर भाग खड़े हो। वास्तव में पूर्वी राजस्थान का आगे पता चलता है कि 17वीं सदी के उत्तरार्ध में और 18वीं सदी के आरंभिक भाग में नए गाँव लगातार बस रहे, तो इसमें पहले के आंकड़े हमारे पास नहीं है। लगता है इस सीमित प्रसार के बुनियादी कारण सामाजिक और राजनीतिक प्रशासनिक थे। अनुमान लगाया गया है कि इस कारण देश की आबादी लगभग 12.5 करोड़ थी। इस तरह कृषि के योग फालतू जमीन बहुत ऊपर थे। फिर भी अनेक गाँव में भूमिहीन मजदूर की बात सुनने को मिलती है। इनमें से ज़्यादातर लोगों को अछूत या अद्वैत की श्रेणी में रखा जा सकता है। सामान्य श्रेणी के किसान पर आपको समान श्रेणी के शूद्र और जमींदार पर ऊंची जातियों को होते थे, और अछूत नए गांव बसाकर जमीन पर मालिकाना हक प्राप्त कर इसे संभव बनाने की इच्छा या प्रेरणा उनमें शायद नहीं रही हो। वास्तव उनका निहित स्वार्थ उन अछूतों को गाँव में एक सुरक्षित श्रमिक दल के रूप में बनाए रखने का था, ताकि वे ऊंची जातियों के लिए विभिन्न नीच काम करते रहे, जैसे मुर्दा जानवरों की खाल उतारना, चमड़े का बुनना आदि। ग्रामीण भूमिहीनों और गरीबों अर्थात बहुत छोटी जोतों वालों के पास अपने बूते पर नए गांव बसाने या अन्य जुती जमीनों को कृषि योग्य बनाने के लिए ना तो आवश्यक पूंजी थी और ना संगठन था। देखिए नई जमीनें बसाने के राज कभी कभी पहल अवश्य करता था, पर इस उद्यमों के लिए उसे स्थानीय जमींदार और गाँव के मुखिया या मुकदमों पर निर्भर रहना पड़ता था। जैसा कि हम देख चुके हैं, ये लोग विशेष जाति समूह के होते थे और उनके अपने हित होते थे और उसके अपने निहित स्वार्थ। देखिए जहाँ खेती उत्पादन में धीरे धीरे वृद्धि हुई, वही शासक वर्गों की मांग और आशाएं तेजी से बढ़ी। उदाहरण के लिए सरदारों की संख्या 1605 में जहांगीर के सत्तारोहण के समय अगर 26 अगर 2069 थी, तो शाहजहां काल में 1637 से देखिए वो 8,000 था। औरंगजेब के काल उत्तरायण में 11,456 तक जा चुकी थी। पर अमीरों की संख्या अगर लगभग 5 गुनी हो गई, तो समाज के राजस्व और संसाधन काफी धीरे धीरे वहीं बढ़े। जहांगीर और शाहजहां काल में समाज का शायद ही प्रसार हुआ हो। इसके अलावा शाहजहां उस दौर का आरंभ किया जिसे तक भर का दौर कहा जा सकता है। दुनिया भर में सबसे अधिक वेतन पा रहे अमीरों किसानों सुखद इस दौर में और भी बढ़ी। यूँ तो अनेक अमीर सीधे ही या अपने काम करवाने वाले सुधारकों के माध्यम से व्यापार और वाणिज्य में भाग ले रहे थे, पर व्यापार और वाणिज्य क्या उनकी उस मुख्य आय की पूरक ही थी जो भूमि से प्राप्त होती थी। उनकी समस्या इस कारण और विकट हो गई कि 17वीं सदी के पूर्वांत में कीमतें तेजी से बढ़ी। इसलिए जहाँ तक हो सका किसान और जमींदारों को निचोड़ कर उन्होंने अपनी भूमि से प्राप्त आय को बढ़ाने की चेष्टा की। जमींदारों की संख्या जमींदारों की संख्या और उनके जीवन स्तर के बारे में हमें बहुत कम जानकारी हासिल है। जमींदारों के प्रति मुगलों की नीति अंत विरोधी थी। जमींदारों को एक तरफ तो समाज के आंतरिक स्थायित्व के लिए मुख्य खतरा माना जाता था, तो दूसरी ओर उनको स्थानीय प्रशासन कार्य में खींचा जाता था। समाज का राजनीतिक आधार व्यापक बनाने के प्रयास उनमें से अनेक को राजपूतों, मराठों और अन्य को मनसा और राजनीतिक पद दिए गए। इस प्रक्रिया में एक वर्ग के रूप में अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली बनने वाले जमींदार अमीरों की गैर कानूनी वसूलों को झेलने के तैयार न थे। ना ही किसानों से और अधिक कुछ वसूल कर पाना आसान था। विशेषकर वहाँ जहाँ कृषि योग फालतू भूमि काफी थी था। जमींदार और गाँव के मुखिया नए कृषकों को अपनी अपनी जमीनों की तरफ खींचने के लिए एक दूसरे से मुकाबला कर रहे थे। बेहतर दशाओं
देखिए बेहतर दशाओं की इच्छा से एक दूसरे के एक बेहतर दशाओं की इच्छा से एक से दूसरे बेहतर दशाओं की इच्छा से एक से दूसरे गाँव जाने वाले पाही या ऊपरी कहलाने वाले इन आवर्जक किसानों के हालात मध्यकालीन ग्रामीण जीवन का ऐसा तत्व है जिस पर कम ही ध्यान दिया गया। देखिए गैर अनुमोदित उपायों से जागीरों से फालतू वास्तविक प्रयास ने मध्यकालीन ग्रामीण समाज के तमाम आंतरिक अंतर्विरोध को उजागर कर दिया। इसके कारण कुछ क्षेत्रों में किसानों का असंतोष फैला। कुछ में जमींदारों के विद्रोह हुए और कुछ अन्य में स्वतंत्र स्थानीय राजवाड़े को बनाने के प्रयास हुए। प्रशासनिक स्तर पर अमीरों में गुटबाज और असंतोष बढ़ा तथा वह चीज प्रखर हुई जिसे जागीरदारी व्यवस्था का संकट कहा गया है। अमीर अपनी जागीरों से वो आय पाने में असमर्थ थे जो कागज पर दर्ज होती थी। फलस्वरूप अनेक अमीर तो निर्धारित संख्या में सैनिक दस्ते भी रखने में असमर्थ हो गए। देखिए दक्कन की हालात खास तौर पर बुरी थी। उथल-पुथल की दशा के कारण और अमीरों के पास एक समुचित रास्ता न होने के कारण जैसा कि समकालीन लेखक भीमसेन ने कहा कि कभी-कभी तो वे एक छदाम तक जागीर से वसूल नहीं कर पाते थे। उनके कथानुसार इसके फलस्वरूप अनेक सरदारों ने मराठा सरदारों से गुप्त समझौते कर लिए कि अगर वे उनकी जागीरों को ना छेड़े तो उन्हें चौथ अर्थात आय का चौथाई भाग दिया जाता रहेगा। जागीरों की कमी एक और समस्या जागीरों की कमी एक और समस्या थी। कि देखिए बीजापुर और गोलकुंडा के अधिग्रहण के बाद औरंगजेब ने सबसे अच्छी और सबसे आसानी से प्रबंध की जा सकने वाली जागीरों को युद्ध का खर्च पाने के लिए खालिसा अर्थात राज को सीधे मालगुजारी देने वाली भूमि के रूप में रख लिया। नए जोते गए क्षेत्रों अर्थात कर्नाटक की जागीरों से कम ही आय मिलती थी। क्योंकि वह क्षेत्र अभी भी अस्थिर था, इसलिए उस क्षेत्र में जागीर लेने वाला भी कोई नहीं था। मौजूदा जमींदारों तक को और खासकर छोटी जागीर वालों को बाबू और दूसरे अधिकारियों को भ्रष्टाचार परेशान कर रहा था। वे रिश्वत मांगते थे और वे अगर रिश्वत देने में असफल रहते थे तो उन्हें प्राय खराब कम आय वाली जागीरें दे दी जाती थी। लेकिन जागीरदारी व्यवस्था का संकट ने जागीरदारी व्यवस्था के संकट ने अमीरों पर मुसीबतें डाल दी। देखिए अधिक से अधिक लोगों को जागीर देने तथा जागीरों की कागजी आय और वसूल आय का अंतर समाप्त करने के साधन उन घोड़ों और सवारों की संख्या घटा दी जिनके रखरखाव की एक जागीरदार से आशा की जाती थी। इसी एक सूत्र में व्यक्त किया गया कि वेतन साल में 5 या 6 माह के वेतन के बराबर होना चाहिए था। पर फिर भी जागीरदारों की कमी की समस्या बनी रही था और औरंगजेब के काल के परवर्ती भाग में इस विशेष रूप से विकट हो गई। दक्कन की विजय ने समस्या को हल नहीं किया क्योंकि औरंगजेब भूतपूर्व दक्कनी राज्यों के अधिकारियों और मराठों को भी खपाना चाहते थे और जो इस क्षेत्र में सक्रिय और प्रभावशाली थे। संसाधन बचाने के औरंगजेब ने नई भर्ती पर लगभग रोक लगा दी। इससे पुराने अमीरों के बेटे और दामादों को गहरी निराशा हुई जो लंबे समय से मनसब और जागीर पाने की आशा कर रहे थे। इतिहास का काफी खान की सजीव भाषा में जागीर की स्थिति एक अनार वाली हो गई। मुगल दौर में विकसित सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक था। हमने देखा कि नस्ल और पंथ का भेदभाव किए बिना मुगल ने देश के विभिन्न समूहों से और बाहर से भी अपनी सेवा के लिए अपनी सेवा के लिए सबसे सुयोग्य व्यक्तियों में से कुछ को खींचा। अमीर वर्ग उस व्यवस्था में तब तक सफलता से कार्य करता रहा जब तक यह व्यवस्था को सर्व सुलभता पर तथा सार्वजनिक या निजी शिकायतों की सुनवाई पर बल देती रही। जब तक उसके अमीर वर्ग के अपने हित पूरे होते रहे उसने देश में काफी हद तक सुरक्षा और शांति बनाए रखने में मदद की। जब केंद्र सत्ता कमजोर पड़ गई तो अमीर ही सबसे बड़े शोषक बन गए। यह तर्क देना गलत है। जो कुछ इतिहासकार देते हैं कि अमीर वर्ग हरास इसलिए हुआ क्योंकि मध्य एशिया से आने वालों की जीवनदायी धारा औरंगजेब की मृत्यु के बाद सूख गया। और देखिए औरंगजेब के सत्तारूढ़ होने के समय तक अधिकतर मुगल अमीर ऐसे थे जिनका जन्म भारत में ही हुआ था। भारत के जलवायु में कहीं कुछ दोष है जिसके कारण आपको दलित का पतन हुआ। यह भारत में ठंडे मुल्कों से आने वाले वर्चस्व को उचित ठहराने के अंग्रेजों द्वारा पेश किया गया एक नस्लवादी तर्क है जिसे हम स्वीकार नहीं कर सकते।
देखिए यह तर्क भी देखिए क्या यह तर्क भी दिया गया कि मुगल अमीर देखिए मुगल अमीर वर्ग का व्यवहार देखिए यह तर्क भी दिया गया कि मुगल अमीर और वर्ग का व्यवहार राष्ट्र विरोधी था क्योंकि उसमें विविध समुदाय था उपजातियों और नस्ली समूह के लोग थे और इसलिए वे एक राष्ट्रीय चरित्र से वंचित थे। आज हम राष्ट्रवाद का जो अर्थ लगाते हैं उसकी भावना मध्यकाल में मौजूद नहीं थी, लेकिन नमक हलाली की धारणा इतनी मजबूत थी कि वह मुगल राजवंश के प्रति वफादारी और मोटे तौर पर वतन परस्ती की भावना से सुनिश्चित कर ही सकती थी। जैसा कि हमने देखा, बाहर से आने वाले अमीरों का अपने मूल देश से संबंध कम ही रह गया था। उन्होंने हिंद मुगल सांस्कृतिक जीवन मूल्य और दृष्टिकोण अपना लिया था। मुगलों ने प्रशासन के देखिए मुगलों ने प्रशासन तंत्र के भी मुगलों ने प्रशासन तंत्र के विभिन्न स्तरों पर जवाबी नियंत्रण की एक सटीक व्यवस्था कायम की और विभिन्न उपजाति और धार्मिक समूहों के बीच उन्होंने इस तरह संतुलन बिठाने का प्रयास किया कि अलग अलग कुलीनों या उनके समूह की महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रण में रखा जा सके। औरंगजेब उत्तराधिकारियों ने जब प्रशासन तंत्र का राज होने दिया और जागीरदारी व्यवस्था का संकट लगातार बढ़ता गया, तभी जाकर कुलीन स्वतंत्रता के दावे करने लगे कुलीन स्वतंत्रता के दावे करने लगे। इस तरह विघटन में तेजी मुगल प्रशासन व्यवस्था के बिखराव के परिणाम थे। देखिए मुगल प्रशासन व्यवस्था के अंतर्गत केंद्रीकृत थी और उसे चलाने के एक समर्थ बादशाह का होना आवश्यक था। ऐसे बादशाह के न होने पर वजीरों ने कमी को पूरा करने का प्रयास किया, पर वे असफल। इस तरह व्यक्तियों की असफलता और व्यवस्था का पतन एक दूसरे पर घात प्रतिघात करते रहे। तर्क दिया गया कि औरंगजेब जो सत्तारूढ़ हुआ तब तक मुगल सेना पुरानी पड़ चुकी थी। इसके पास चकमक बंदूकों से लैस प्रशिक्षित पैदल सेना और एक गतिमान तोपखाना नहीं था। इस कमी के कारण मुगल सेना समसामयिक नहीं रह गई थी। ऐसी सेना होने पर शायद औरंगजेब दक्कन में मराठों के अधिकार वाले किलों से कहीं अधिक कारगर ढंग से निपट सकता था, पर इससे विकास क्रम के लिए और अधिक संसाधन की आवश्यकता पड़ती और अमीर भी उसका विरोध करते, क्योंकि सवार सेना की कमान सामाजिक प्रतिष्ठा की पहचान भी थी। देखिए यहाँ पर क्या राजनीतिक क्षेत्र में औरंगजेब ने अनेक संजीदा गलतियां की। मराठा आंदोलन की सही प्रकृति को समझने में उसकी असमर्थता था। शिवाजी को मित्र बनाने के बारे में जयसिंह की सलाह की उपेक्षा का वर्णन हम कर चुके हैं। संभाजी का वध एक और गलती थी, क्योंकि इसने औरंगजेब को वार्ता के लिए असामान्य मराठा नेता से वंचित कर दिया। लगता है औरंगजेब मराठों से वार्ता का इच्छुक था ही नहीं। उसे विश्वास था कि बीजापुर और गोलकुंडा के विनाश के बाद मराठे उसकी दया के पात्र हो जाएंगे उसके पास उसकी शर्त मानने का कोई चारा नहीं रह बचेगा। अतः एक आधा अधूरा स्वराज शिवाजी द्वारा बनाए गए राज्य के मराठा लेखक द्वारा प्रयुक्त शब्द तथा मुगल बादशाह की वफादारी और खिदमत का वादा अपनी गलती का एहसास करके औरंगजेब ने मराठों से जब वार्ता शुरू की तो चौथ और सरदेश मुखी की मांग एक गंभीर बाधा साबित हुई। पर इससे भी बड़ी सीमा तक पार पा लिया। 1703 में समझौता कमोबेश हो ही चुका था, पर औरंगजेब साहू और मराठा सरदारों का भरोसा नहीं कर सका। औरंगजेब मराठा समस्या के हल में असफल और इस तरह एक रिश्ता हुआ नासूर छोड़ गया। उसने अनेक मराठा सरदारों को मनसब दिए। वास्तव में प्रशासन उच्च स्तर पर मराठों को जितने मनसब प्राप्त थे उतने कभी राजपूतों के पास भी नहीं रहते। पर मराठा सरदारों को विश्वास नहीं किया जाता था। राजपूतों की तरह उन्हें भरोसे और जिम्मेदारी के वाले पद नहीं दिए जाते। इस तरह मुगल राजनीतिक व्यवस्था मराठों का समन्वय न हो सका। शिवाजी या संभाजी या शाहू से राजनीतिक समझौते इस सिलसिले में भारी फर्क ला सकता था। औरंगजेब की आलोचना की गई कि वह मराठों के खिलाफ दक्कनी राज्यों को एकजुट करने में असफल रहा था। यह भी कि उसने दक्कनी राज्यों को पराजित करके साम्राज्य को इतना बड़ा कर दिया कि वो अपने ही भार से चूर होकर गिर पड़ा। देखो औरंगजेब और दक्कनी राज्यों के बीच दिलों का मेल मनोवैज्ञानिक रूप से असंभव था, क्योंकि 1636 की संधि तोड़ी जा चुकी थी। यह काम तो शाहजहां काल में ही हो चुका था। सत्तारूढ़ होने के बाद औरंगजेब दक्कन में जोरदार बढ़त की नीति से कतराता रहा। वास्तव में दक्कनी राज्यों के विजय और अधिग्रहण के फैसले को उसने जहाँ तक हो सका टाला, लेकिन मराठों की बढ़ती शक्ति शिवाजी को गोलकुंडा से मदना और अखना द्वारा की गई सहायता
और यह भय कि बीजापुर के साथ गोलकुंडा, जिस पर मराठों के मित्र दल का वर्चस्व था, शिवाजी के अधीन न आ जाए। इन सब ने औरंगजेब को दक्षिणी राज्यों की विजय और अधिग्रहण की नीति अपनाने के लिए लगभग मजबूर कर दिया। बाद में विद्रोही शाहजादे अकबर को शरण देकर संभाजी ने औरंगजेब को लगभग चुनौती ही है लगभग चुनौती ही दे डाली। औरंगजेब ने महसूस किया कि बीजापुर से और समतः गोलकुंडा से पहले निपटे बिना मराठों से निपटा नहीं जा सकता है। अब देखिए, आपको मुगल प्रशासन को बीजापुर, गोलकुंडा और कर्नाटक तक फैलाने के प्रयास ने उसे टूटने के कगार पर मुगल प्रशासन को बीजापुर, गोलकुंडा और कर्नाटक तक फैलाने के प्रयास ने उसे टूटने के कगार तक पहुंचा दिया। उसने मुगल संचार रेखाओं को भी मराठों के हमलों के लिए खुला छोड़ दिया। यहाँ तक कि उस क्षेत्र के मुगल अमीरों को अपनी जागीरों से वसूलियाँ करना असंभव लगने लगा। और जैसा कि कहा गया, कभी कभी तो उन्होंने मराठाओं से गुप्त समझौते भी किए। इसके कारण फिर मराठाओं की शक्तियाँ और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। कुलीनों का हौसला टूटा और शाही इज्जत को धक्का लगा। औरंगजेब के लिए बेहतर शायद यही होता कि वो अपने सबसे बड़े बेटे शाह आलम का सुझाव मान लेता कि बीजापुर और मुगलों के लिए गोलकुंडा समझौते किए जाए, उनके क्षेत्रों के बस एक भाग का अधिग्रहण किया जाए तथा उन्हें कर्नाटक पर शासन करने दिया जाए, जो बहुत दूर था और मुगलों को इसका प्रबंध करना कठिन था। मुगल साम्राज्य पर दक्कनी और अन्य युद्धों तथा उत्तर भारत से औरंगजेब की लंबी अनुपस्थिति के प्रभाव को बढ़ा चढ़ाकर नहीं आंकना चाहिए। नीतिगत गलतियों और औरंगजेब की कुछ व्यक्तिगत कमजोरियां, सकीपन, तंग दृष्टि और ठंडे स्वभाव के बावजूद मुगल साम्राज्य अभी भी एक शक्तिशाली सैन्य तंत्र और प्रशासन तंत्र था। हो सकता है दक्कन के पहाड़ी क्षेत्रों में बेहद गतिशील और मराठा छलिया और देखिए आपके यहाँ पर क्या एक शक्तिशाली सैन्य तंत्र और प्रशासन तंत्र था। हो सकता है कि दक्कन के पहाड़ी क्षेत्रों में बेहद गतिशील और छलिया मराठा दस्तों के खिलाफ मुगल सेना नाकाम रही हो। मराठा किलों पर कब्जा करना कठिन और उन पर कब्जा बनाए रखना कठिनतर रहा हो। लेकिन उत्तर भारत के मैदानों तथा कर्नाटक तक फैले विशाल पठार मुगल तोपखाने का अभी भी कोई जवाब नहीं था। औरंगजेब की मृत्यु के 30 से 40 साल बाद भी जब कभी मुगल तोपखाने की शक्ति और क्षमता काफी कम हो चुकी थी, मराठे लड़ाई के मैदान में उसका सामना नहीं कर सके। निरंतर अराजकता, युद्धों और मराठों की तबाहियों ने दक्कन की आबादी में कमी की तथा वहाँ के व्यापार, उद्योग और कृषि को लगभग ठप करके रख दिया। लेकिन उत्तर भारत में जो साम्राज्य का हृदय था जिसका निर्णायक आर्थिक और राजनीतिक महत्व था, उस मुगल प्रशासन की जीवन शक्ति काफी कुछ बची रही। व्यापार और उद्योग फलते फूलते ही नहीं रहे, बल्कि उनका विकास हुआ। जिला स्तर का प्रशासन अद्भुत सीमा तक जीवंत साबित हुआ। उसकी काफी कुछ विशेषताएं बची रही और वह अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश प्रशासन का भाग बन गया। राजनीतिक दृष्टि से यहाँ देखिए क्या कि राजनीतिक दृष्टि से औरंगजेब की सैनिक पराजय और गलतियों के बावजूद जनमानस मुगल राजवंश की शक्तिशाली पकड़ बनी रही। जहाँ तक राजपूतों का सवाल, हमने देखा कि मारवाड़ से संबंध विच्छेद औरंगजेब के इस प्रयास का परिणाम नहीं था कि हिंदुओं को एक सामान्य नेता से वंचित करके उनकी शक्ति तोड़ दी जाए, बल्कि यह उसके आक्रमण में गलती का नतीजा था कि वह मारवाड़ राज को दो मुख्य दावेदारों में बांटना चाहता था, पर इस प्रक्रिया में उसे दोनों को अपने से विमुख कर दिया था। मेवाड़ के शासक को भी, जो मुगलों द्वारा ऐसे नाजुक मामलों में हस्तक्षेप को एक खतरनाक उदाहरण समझता था। मेवाड़ से संबंध विच्छेद और उसके बाद लंबी चली लड़ाई ने मुगल साम्राज्य की नैतिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। पर 1681 के बाद इस लड़ाई का कोई खास सैनिक महत्व नहीं रहा। 1681 और 1706 के बीच दक्कन में बड़ी संख्या में राठौर देखिए यहाँ पर क्या 1681 और 1706 के बीच दक्कन में बड़ी संख्या में राजपूतों की मौजूदगी से क्या मराठों के साथ हुए सैन्य टकराव के परिणाम में कोई भारी अंतर पड़ा होता? इस पर संदेह किया जा सकता है। राजपूतों की मांगों का संबंध पहले की तरह भारी मनसब की स्वीकृति से और उनके इलाकों को वापस दिए जाने से था। औरंगजेब की मृत्यु के 6 वर्षों के अंदर ही ये मांगे मान ली और इसलिए राजपूत फिर मुगलों के लिए कोई समस्या नहीं रह गए। समाज के बाद में हुई विघटन में उनकी सक्रिय भूमिका शायद ही रही हो। ना ही उन्होंने पतन की प्रक्रिया को रोकने में मदद की। देखिए, औरंगजेब की धार्मिक नीति को उसके इसी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। औरंगजेब रूढ़िवादी दृष्टिकोण का व्यक्ति था उसने मोटे तौर पर शरीयत के दायरे में ही रहने का प्रयत्न किया। लेकिन यह विधान भारत से बाहर बहुत ही भिन्न परिस्थितियों में विकसित हुआ
था और भारत में उसका सटीक व्यवहार शायद ही संभव था। अनेक अवसरों में अपनी गैर मुस्लिम प्रजा की संवेदनाओं का आदर न करना, ऐसी नीति का अनुसरण करना जिसके कारण अनेक प्राचीन मंदिर नष्ट किए गए, उन्हें हानि पहुंचाई गई तथा शरीयत के अनुसार फिर से जजिया को लागू करने का ईरान ने मुसलमानों को उसकी तरफ नहीं खींचा, मुसलमानों को उसकी तरफ नहीं खींचा। और इस्लामी विधान मतलब शरीयत पर आधारित राज के प्रति उनमें अधिक निष्ठा भी पैदा नहीं हुई। देखिए जिसकी उसने आशा की थी। दूसरी ओर इनके कारण हिंदुओं का एक बड़ा हिस्सा उससे उससे विमुख हो गया और उन लोगों के हाथ मजबूत हुए जो राजनीतिक या अन्य कारणों से मुगल साम्राज्य के विरोधी थे। अपने देखिए धर्म अपने आप में टकराव का मुख्य मुद्दा नहीं था। औरंगजेब की मृत्यु के 6 वर्षों के अंदर जजिया को समाप्त कर दिया गया था। नए मंदिर बनाने संबंधी प्रतिबंध ढीले कर दिए गए। लेकिन 18वीं सदी में समाज के ह्रास और विघटन पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। औरंगजेब की नीतियों और कदमों के ने धार्मिक टकराव की जो भावना पैदा की उसके समाप्त होने में एक लंबा समय लग गया था। अंतिम विश्लेषण देखिए साम्राज्य का ह्रास और पतन आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और संस्थागत कारणों से हुआ। अकबर के उपायों ने विघटन की शक्तियाँ इसको कुछ समय तक काबू में रखा था, पर समाज के ढांचे में बुनियादी परिवर्तन लाना उसके लिए असंभव था। औरंगजेब जब सत्तारूढ़ हुआ तब विघटन की सामाजिक आर्थिक शक्तियाँ मजबूत हो चुकी थी। औरंगजेब में उस दूरदृष्टि और राजनीतिक समझदारी का अभाव था जो ढांचे में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए या ऐसी नीतियाँ अपनाने के लिए आवश्यक था जो कुछ समय के लिए विभिन्न परस्पर विरोधी तत्वों में तालमेल बिठा सकती थी। जो कुछ समय के विभिन्न परस्पर विरोधी तत्वों में तालमेल बिठा सकती। इस तरह से कहा जा सकता है कि औरंगजेब परिस्थितियों का शिकार था, किंतु जिन परिस्थितियों का वह शिकार बना उनको आगे बढ़ाने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। अब एक अध्याय 22 में यहाँ पर मूल्यांकन और समीक्षा याद देखिए 8वीं सदी से आरंभ होकर 17वीं सदी तक के अंत 8वीं सदी से आरंभ होकर 17वीं सदी के अंत तक 1000 वर्ष में देश के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में तथा कुछ हद तक सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। सामाजिक जीवन इस्लाम द्वारा पैदा की चुनौती के बावजूद जाति प्रथा का वर्चस्व बना रहा। साथ ही राजपूत राजाओं की राजनीतिक सत्ता समाप्त हो गई जो धर्म की रक्षा को अपना कर्तव्य समझते थे और जिसका मतलब अन्य बातों के अलावा समाज के वर्णाश्रम धर्म को सुरक्षित रखना था। यूं तो नाथपंथी जोगियों और भक्ति मार्गी संतों ने जाति प्रथा की आलोचना की, पर वे इसमें कोई दरार नहीं डाल सके। कालांतर में एक अनकहा समझौता भी हुआ। कुछ उल्लेखनीय अपवादों को छोड़ दे तो संतों द्वारा जाति प्रथा की आलोचना रोजमर्रा के जीवन अर्थात लौकिक जीवन को नहीं छूती थी। दूसरी ओर ब्राह्मणों भक्ति मार्ग को सभी जातियों विशेषकर शूद्रों के लिए मुक्ति का मार्ग बतलाए जाने पर अपनी सहमति दे दी। मीरा जैसी अन्य संत स्त्रियों ने सूरदास और सूरदास जैसे दूसरे संतों ने स्त्रियों के लिए भी भक्ति का मार्ग खोल दिया, जिसके द्वारा वे पति की सेवा और उसके प्रति कर्तव्य निभाने के कार्यों से ऊपर उठ सके। फिर भी ब्राह्मण अपने विशेषाधिकारों का दावा करते रहे, जिसमें प्रवचन और शिक्षा देने का एक अधिकार भी शामिल था। अंशतः हिंदू धर्म में आदिवासी समूह के समावेश के अंशतः नए पेशेवर समूह के विकास और अंशतः स्थानीय और क्षेत्रीय भावनाओं के कारण जाति प्रथा के ढांचे के अंदर एक नए जाति प्रथा के ढांचे के अंदर नए उपसमूह पैदा हुए। साथ ही कुछ समूह अपनी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के अनुसार वर्ण क्रम ऊपर उठते और नीचे गिरते रहे। इस संदर्भ में राजपूतों, मराठों और खन्नियों और मीनाओं का उल्लेख किया जा सकता है कि भक्त और सूफी संतों ने हिंदू और इस्लाम धर्मों के बुनियादी तत्वों के बारे में धीरे धीरे एक बेहतर समझ पैदा की और इस बात पर जोर दिया कि उनके बीच बहुत समानता है। इसके कारण आपसी सामंजस्य और सहिष्णुता की भावना मजबूत हुई। हालांकि एक संकीर्ण असहिष्णु दृष्टिकोण की पैरवी करने वाले शक्तियों की जकड़ बनी रही और वे कभी राज की नीतियों को प्रभावित करती रही, पर कुल मिलाकर देखें तो ऐसे अवसर कम ही आए। लेकिन भक्त एवं सूफी संतों धर्म संबंधी दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण परिवर्तन पैदा किए और दिखावे के रस्म अनुष्ठान की जगह सच्ची आस्था पर जोर दिया। उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं और उनके साहित्य के विकास में भी योगदान दिया, मगर धार्मिक आध्यात्मिक विषयों से अत्यधिक सरोकार रखने का बुद्धिवादी विज्ञानों का विकास पीछे रह गया, विशेषकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का। कुल मिलाकर देखें स्त्रियों की दशा बदतर हुई, स्त्रियों को अलग थलग रखने का या पर्दे का चलन बढ़ा। हिंदू स्त्रियां पुनर्विवाह के अधिकार के पिता की संपत्ति में हिस्सा पाने का दावा नहीं कर सकती थी, जबकि मुस्लिम स्त्रियों के ये अधिकार प्राप्त थे। वास्तव मुस्लिम स्त्रियों तक को इन अधिकारों से अधिकाधिक वंचित रखा जाने लगा।
राजनीतिक और आर्थिक देखिए राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण विकास क्रम तुर्कों द्वारा देश का राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण था, जिसे बाद में मुगलों ने और बल प्रदान किया। देखिए हालांकि तुर्क और मुगल प्रशासन देखिए हालांकि तुर्क और मुगल प्रशासन व्यवस्था अधिकतर उत्तर भारत तक सीमित रही, तो भी इसने अप्रत्यक्ष रूप से देश के दूसरे भागों को भी प्रभावित किया। चांदी पर आधारित सुंदर ढली मुद्रा आरंभ, सड़कों और सरायों का विकास, नारंगिया जीवन को बताने, व्यापार और हस्तशिल्प की वृद्धि पर सीधा प्रभाव डाला, जो 17वीं सदी में अपने चरम पर जा पहुंचा। मुगल काल में राजनीतिक एकीकरण के साथ ही एक एकीकृत शासक वर्ग की सृष्टि करने का भी प्रयास किया गया, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे। लेकिन शासक वर्ग का घोर अभिजात क्षेत्र बना रहा, और निम्न वर्गों के प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए अवसर सीमित ही रहे। शासक वर्ग का अधिकार उत्तर भारतीय क्षेत्र भी बना रहा। शासक वर्ग का अधिकतर उत्तर भारतीय क्षेत्र भी बना रहा। औरंगजेब ने बड़ी संख्या में मराठा और दक्कनी सरदारों को अमीर वर्ग में लाने की अवश्य कोशिश की। दक्कनी अमीर तो मुगल शासक वर्ग में घुल मिल गए, पर मराठे घुल मिल नहीं पाए। इसमें समग्र क्षेत्रीय तथा धार्मिक और सामाजिक पूर्वाग्रहों की भूमिका रही, क्योंकि उत्तर भारत के राजपूत के विपरीत मराठा सरदार ऐसे सामाजिक समूहों से निकले थे जिन्होंने कभी राजनीतिक सत्ता का उपभोग नहीं किया था और कभी शासक वर्ग नहीं रहे थे, इसलिए मुगल उन्हें हीन समझते थे। मुगल अमीर वर्ग सम्राट पर निर्भर एक नौकरशाही के रूप में संगठित था, लेकिन उसकी आय मुख्यतः भूस्वामी किसानों जोती हुई जमीनों से आती थी। किसानों से मालगुजारी की वसूली के लिए अमीर अंशतः अपने सैनिक और अनुयायियों पर निर्भर रहते और अंशतः जमींदारों की ताकत पर। देखिए जिनके अधिकार और विशेषाधिकारों की रक्षा राज द्वारा उनके समर्थन के बदले में की जाती थी। इसलिए अधिकांश इतिहासकार तक देते हैं कि मध्यकालीन भारतीय राज मूलतः सामंती था। अब देखिए 13वीं और 14वीं सदियों के दौरान मंगोल हमलों से देश की रक्षा करना तुर्कों का महत्वपूर्ण योगदान था। बाद में मुगलों ने 200 वर्षों तक भारत की उत्तर पश्चिम सीमाओं को विदेशी हमलों से सुरक्षित रखा। इसके लिए भारत की रक्षा का दारोमदार काबुल गजनी लाइन पर रखा गया। काबुल गजनी लाइन पर रखा गया, जिसके उत्तर में हिंदू कुश की पहाड़ियां थी। मध्य और पश्चिम एशिया की राजनीति पर गहरी नजर रखी जाती थी और कभी उसमें सक्रिय भाग भी लिया जाता था। देखिए भाग भी आपको लिया मसालों की धरती के रूप में भारत की प्रतिष्ठा पूर्वी अफ्रीका से पूर्वी जगत के कपड़ा उत्पादक के रूप में उसकी स्थिति को देखकर यूरोपीय राष्ट्रों ने भारत से सीधे व्यापार संबंध बढ़ाने का प्रयत्न किया। पूर्वी भारत यहाँ पे क्या कि पूर्वी व्यापार की समृद्धि ने यूरोपीय राष्ट्रों की भूख को और भी बढ़ाया तथा उनके आर्थिक और प्रौद्योगिकी विकास में तेजी पैदा की। उनके पास शायद ही कोई ऐसी वस्तु थी जिसका पूर्वी जगत में मांग रही हो, लेकिन सोना और चांदी अपवाद स्वरूप थे जो मध्य और दक्षिण अमेरिका से प्राप्त किए जाते थे। इसलिए अपनी सरकारों के समर्थन से यूरोपीय व्यापारी ने भारत और एशिया के आंतरिक व्यापार में पैर जमाने का प्रयत्न किया। अनेक अवसरों पर उन्होंने भारतीय क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लाना चाहा। अब क्या इसमें जो कहा गया अनेक अवसरों पर उन्होंने भारतीय क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लाना चाहा ताकि उनकी आय का उपयोग भारतीय मालों खरीद के लिए किया जा सके। देखिए जिस तरह डचों ने ईस्ट इंडीज आज के इंडोनेशिया के साथ किया था, मुगल साम्राज्य जब तक शक्तिशाली रहा, यूरोपियन राष्ट्र इस उद्देश्य में सफल नहीं हुए। मुगल साम्राज्य के हालात 18वीं सदी में भारत की महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं जैसे नादिर शाह और फिर अफगानों के हमलों ने यूरोपीय राष्ट्रों के तीव्र आर्थिक विकास में इन राष्ट्रों को इस योग बनाया कि वे भारत में और अन्य एशियाई देशों में भी अपने साम्राज्य स्थापित कर सके। इतिहासकारों को मुगल साम्राज्य के ह्रास और पतन के कारणों की व्याख्या के प्रयास किए, लेकिन आर्थिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में अनेक दूसरे एशियाई राष्ट्र की तरह भारत यूरोपीय राष्ट्रों जैसा तेजी से विकास क्यों न कर सका। इसके कारणों का और भी विस्तृत अध्ययन और अनुसंधान आवश्यक है। मुगल शासक वर्गों की संपर्क
मुगल शासक वर्गों की समुद्र से संपर्क कोई परंपरा नहीं थी। विदेश व्यापार के महत्व को मुगल शासक अच्छी तरह समझते थे और इसी कारण वे यूरोपीय व्यापार कंपनियों को संरक्षण और समर्थन देते रहे। किंतु एक राष्ट्र के आर्थिक विकास में नौसेना की शक्ति के महत्व को वे शायद नहीं समझ सके। नौसैनिक शक्ति के रूप में भारत का पिछड़ापन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उसके बढ़ते पिछड़ेपन का ही अंग था। यांत्रिकी खड़ी जिसमें जिसमें गति शास्त्र संबंधी सभी यूरोपीय आविष्कारों का मेल था, वह अभी 17वीं सदी में भारत में नहीं बनाई जा सकी। तोपखाने में देखिए, तोपखाने यूरोपीय श्रेष्ठता मुक्त भाव से स्वीकार की जाती है। जिन क्षेत्रों में भारतीय दस्तकार यूरोपीय विकासों को पकड़ने में सफल रहे, जैसे जहाज निर्माण के क्षेत्र में वहाँ भी परिवर्तन इनोवेशन की कम ही योग्यता दिखाई पड़ती है। शासक वर्ग के जिस रवैये का हमने उल्लेख किया, उसके अलावा इस संदर्भ में सामाजिक ढांचे, ऐतिहासिक परंपरा और विभिन्न वर्गों के दृष्टिकोण का भी महत्व रहा। देखिए, पारंपरिक ज्ञान पर अधिक जोर था उस ज्ञान का भंडार उस ज्ञान का भंडार माने जाने वाले अर्थात ब्राह्मणों और मुल्लाओं को अधिक सम्मान दिया जाता था। पाठ्यक्रम और में लौकिक रुचि का अधिक वैज्ञानिक विषयों का समावेश करके पाठ्यक्रम को आधुनिक बनाने का कोई प्रयास इन्हीं तत्वों के दबाव के कारण असफल हो गया। भारतीय दस्तकार कुशलता और बहुता ने ही यंत्र शक्ति को विकसित करने और उत्पादक उद्यमों में उसका प्रयोग करने के प्रयासों को बाधित किया, लेकिन अलगाव और रूढ़िवाद को जन्म देने में जाति प्रथा की भूमिका आज भी विवाद का विषय है। यहाँ पर जो कहा गया आपको, इस तरह क्या देखिए, इस तरह विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत संसार से पिछड़ा रहा। मुगल शासक वर्ग इस तथ्य से अनजान बना रहा। मिटने की राह पर बढ़ रहे तमाम शासक वर्गों की तरह मुगल शासक वर्ग भी भविष्य को रूपरेखा देने वाले विषयों की अपेक्षा के तात्कालिक महत्व के विषयों में अधिक उलझा रहा। देखिए, जिनमें उसके सुख आराम की वस्तु भी शामिल थे। देखिए, इसके बावजूद भारत में इस काल में विभिन्न क्षेत्रों के विकास क्रमों को उपेक्षित नहीं किया जाना चाहिए। राजनीतिक एकीकरण के साथ साथ सांस्कृतिक एकीकरण भी हुआ। भारतीय समाज दुनिया के उन थोड़े से समाजों में से एक थे जो नस्ल, धर्म और भाषा के भेदों के बावजूद कमोबेश एक समन्वित संस्कृति का विकास कर सका। यह समन्वित संस्कृति रचनात्मक कार्यों के उस उबाल में प्रतिबिंबित हुई जिसने 17वीं सदी को एक दूसरा शास्त्रीय कारक बना दिया। दक्षिण विजयनगर साम्राज्य ने चोरों की परंपरा को जारी रखा। महामनी साम्राज्य और उसके उत्तराधिकारी राज्यों ने विभिन्न क्षेत्रों के सांस्कृतिक विकास क्रमों में योगदान दिया। 15वीं सदी में आपको विभिन्न क्षेत्रीय रजवाड़ों में सांस्कृतिक विकास क्रम को एक सीमा तक मुगलों द्वारा विकसित नए सांस्कृतिक रूपों में समन्वित किया गया। पर देखिए, यहाँ पर क्या समन्वित किया गया। पर इस समन्वित संस्कृति पर दोनों धर्मों के कट्टरपंथी दबाव के पड़े रहे। पर इस समन्वित संस्कृति पर दोनों धर्मों कट्टरपंथी के दबाव पड़ते रहे। शासक वर्ग के भिन्न भागों के परस्पर विरोधी और टकरार हितों ने भी साम्यवादी तत्वों को कमजोर किया। लेकिन कुल मिलाकर देखे तो 19वीं सदी के मध्य तक यह मिलीजुली संस्कृति जारी रही। यह देखिए, उन सभी संतों, विद्वानों और प्रगतिवादी शासकों के लिए कुछ कम तरह की बात नहीं है जिन्होंने उसे एक रूपरेखा दी थी। देखिए, यहाँ पर क्या आर्थिक विकास और समृद्धि भी इस काल की पहचान थी। व्यापार और विनिर्माण का प्रसार हुआ, कृषि का भी प्रसार हुआ और सुधार हुआ। लेकिन विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न कालों में इनका विकास असमान रहा। मुगल गंगा की जिस वादी पर साम्राज्य के राजस्व संसाधनों का एक खासा बड़ा भाग खर्च करते थे, उसके अलावा 17वीं सदी में तेजी से विकास करने वाले क्षेत्र गुजरात, कोरोमंडल तट और बंगाल थे। संभवतः यह कोई संयोग नहीं कि आधुनिक काल में और खासकर स्वतंत्रता के बाद ये क्षेत्र भारत के आर्थिक विकास में आगे रहे हैं। देखिए, मुगल साम्राज्य अगर रहता तो क्या भारत की आर्थिक प्रगति जारी रहती और यहाँ भी एक औद्योगिक क्रांति होती। जहाँ 18वीं सदी में व्यापार और विनिर्माण का प्रसार मुगल साम्राज्य के पतन के बावजूद जारी रहा, वहीं पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी यूरोप की अपेक्षा भारत पिछड़ा रहा। देखिए, मसलन अधिकतर विनिर्माण कार्य छोटे पैमाने पर जारी रहे। मशीनें शायद ही थी और श्रमिक मामूली औजारों का भी उपयोग करते। फलस्वरूप एक कारीगर चाहे कुछ जितना कुशल रहा हो, उसकी उत्पादकता और दक्षता कम ही रही। ना ही दस्तकार पश्चिमी तथा व्यापारी और उद्यमी बन सके। कुछ हद तक जाति प्रथा और कुछ हद तक आपको दस्तकारों के पास पूंजी का अभाव इसका प्रमुख कारण है। यह संपत्ति के घोर असमान वितरण का प्रतिबिंब था।
और इसने घरेलू बाजार को सीमित कर रखा। 17वीं और 18वीं सदियों में दादनी व्यवस्था का प्रसार हुआ। इससे उत्पादन तो बढ़ा, पर दस्तकार भारतीय या विदेशी सुधारों पर अधिकाधिक निर्भर होते चले गए। यही परिस्थिति थी जब अंग्रेजों ने भारत को जीता और उसे एक उपनिवेश से बना लिया, जो पहले की तरह अपूर्व का विनिर्माण केंद्र न कर कच्चे मालों की आपूर्ति करने लगा। ये उतार चढ़ाव है जो इतिहास के अध्ययन को रोचक और लाभदायी दोनों बनाते हैं। यहाँ तक ये जो आपको हिस्ट्री है, मतलब ये जो आपको चैप्टर मेडिवल हिस्ट्री पूरी तरह से आपको फिनिश होता है ये बुक।